आप सभी का आप सभी का संकल्प वॉरियर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की। ठीक। तो जब हम सबसे पहले इसके बारे में सोच देखेंगे तो हम देखेंगे कि सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था किस चीज पर निर्भर करती थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, पशुपालन के ऊपर निर्भर है। यहाँ व्यापार भी होते हैं, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों होते हैं। ठीक। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कृषि के बारे में। तो हम देखते हैं क्या यहाँ कृषियों में मुख्य फसलें कौन कौन सी है। तो यहाँ देखते हैं हम कि गेहूं और जौ यहाँ की पहले मुख्य फसलें हैं। गेहूं और जौ क्या है यहाँ की मुख्य फसलें हैं। ठीक। हम यहाँ पर देखते हैं और क्या है कि यहाँ पे और मुख्य फसलों में होती है तिल, सरसों और कपास। तिल और सरसों का उपयोग क्यों होता होगा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत? ये दोनों का उपयोग होता था किस लिए? तेल निकालने के लिए, ऑयल। किस चीज के लिए? ऑयल के लिए, ऑयल के लिए। ठीक है। जबकि हमको कपास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। कपास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है। हम यहां देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ग्रीक लोग हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कपास को सिंडोन बोलते हैं। सिंडोन, SINDON, सिंडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंडोन। ठीक है। या इसको ही बोलते हैं इंडिका। इसको बोलते हैं इंडिका, INDIKA। किसको? कपास को। और कौन लोग? ग्रीक लोग। ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रीक लोग। अब यहाँ का हम बात करते हैं कि यहाँ का जो कृषि था वो किस चीज पर निर्भर था? कृषि किस चीज पर निर्भर था? तो हम देखते हैं कि यहाँ की कृषि जो थी वो वर्षा पर निर्भर थी। वर्षा पे निर्भर थी, मतलब यहाँ की कृषि किस पर निर्भर होगी? मानसून के ऊपर। किस चीज पे? मानसून के ऊपर। ठीक। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कुछ मतलब बहुत, मतलब ये नहीं कहेंगे बहुत बड़े मात्रा पे, लेकिन परंतु कुछ मतलब सूक्ष्म मात्रा पे देखते हैं हम लोग क्या कि यहाँ नहर और कुआं का भी प्रमाण मिला है। किस चीज के लिए? कृषि करने के लिए। कृषि करने के लिए किस चीज में? सिंचाई तकनीकी के अंतर्गत। किसमें? सिंचाई तकनीकी के अंतर्गत। जिससे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं मोहनजोदड़ो और लोथल में हमको कुआं का जैसे साक्ष्य मिला है। कहां से? मोहनजोदड़ो और लोथल से। हम जब मोहनजोदड़ो और लोथल में देखते हैं तो यहाँ व्यापक लेवल पर मिले हैं। इस लेवल पे, व्यापक लेवल पे क्या चीज? कुआं। क्या मिले हैं? कुआं और क्या? नहर। कुआं और नहर। ठीक। अच्छा, हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ जो फसलें थी और यहाँ की तकनीक कैसी थी। तो हम देखते हैं जो कृषि की तकनीक है, यहाँ पर भी लोहे का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी, कांस्य ब्रॉन्ज सभ्यता है। ठीक है। तो यहाँ तो लोहे का प्रयोग होगा नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं क्या लोहे का ना प्रयोग होकर यहाँ तांबे और कांसे के औजार इस्तेमाल होते हैं। तांबे और कांसे का, किसको? तांबे और कांसे का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। हम साथ साथ क्या देखते हैं कि यहाँ से हल जोतने के भी प्रमाण मिले हैं। हल से खेत जोतने का प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से। और किस चीज में? कृषि के अंतर्गत। ठीक। और ये जो परिणाम मिले भी हैं, जो हल जोतने के जो निशान मिले हैं, ये तो सबको पता है कालीबंगा से मिले हैं। कहां से? कालीबंगा से। और ये जो प्रमाण मिले हैं ये वैज्ञानिक तरीके से यहाँ प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिक तरीके से यहाँ प्रमाण मिले खेत जोतने के। लोहे का प्रयोग होता नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब ये हल चलाता कौन था? तो हल चलाते थे किसके द्वारा किया जाता था? बैलों के द्वारा। बैलों के द्वारा। और यही बैलगाड़ी भी किसने में काम आते थे। यहां देखी जाती है कि कुछ क्षेत्रों में साल भर में 2 फसल की खेती कराई जाती है। इसकी 2 फसल की खेती साल भर में कितने? 2 फसल की। मतलब हम ये एक बात कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इतने तो उन्नत थे, उनको इतनी तो पता थी कि किस मौसम में किसकी खेती करनी चाहिए। इसलिए क्या करते थे ये लोग? 2 फसल उगाते थे। इतना काफी है। हम अब बात करेंगे किसके? हम बात करेंगे अब पशुपालन की। तो जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ मनुष्य पालतू पशु बना रहा है। मतलब पशु जो है उनको मनुष्य पाल रहा है। अगर मनुष्य इसको पाल रहे थे, इससे कोई मनुष्य को लाभ होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अगर मनुष्य किसी पशु को पाल रहे थे, उससे पशु को लाभ दिखा जाता है कि बैल और भैंसा इन दोनों को मनुष्य इसलिए पालतू बना रहा है क्योंकि खेती करने और गाड़ी खींचने में ये मदद करेंगे। मतलब बैलगाड़ी और भैंसे गाड़ी को खींचेंगे और ये दोनों का कृषि में उपयोग होगा। भेड़ और बकरी का मनुष्य इसलिए यहाँ पालन करता है क्योंकि इनसे इन्हें दूध की प्राप्ति होगी, इनसे इन्हें उनकी प्राप्ति होगी। जबकि यहाँ पे मनुष्य कुत्ता और बिल्ली का प्रयोग इसलिए करता है क्योंकि ये दोनों घर की रखवाली करते हैं। ये घर की रखवाली करते हैं और ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। जबकि यहाँ पे हमको हाथी और ऊंट के बारे में हमें कुछ प्रमाण मिले, जिसमें दिखा गया कि कुछ मोहरे पे हमें हाथी का कृति प्राप्त हुई। जहाँ की कुछ मोहरे थे, जो सील थे, उनमें किसकी प्राप्ति हुई है?
हाथी क्या आकृति की? हम यहाँ के लोगों को मानते हैं कि यहाँ के लोग हाथी के जो मतलब पालतूकरण किए, उसका मुख्य कारण हो सकता है कि यहाँ के लोग शायद इसका शिकार शिकार करने के लिए या धार्मिक महत्व से होता होगा। हम ये नहीं कह सकते दोनों में किसका हो सकता है, शिकार करने के लिए इसका धार्मिक महत्व होगा, इसका हाथी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊंट का। जब हम ऊंट का बात करते हैं तो ऊंट का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि उस समय हो सकता है कि ऊंट परिवहन का कार्य करते हो, परिवहन का कार्य करते। ठीक है, और ये रेगिस्तानी इलाकों में भी हमें परिवहन के कार्य के लिए बहुत प्रमुख है। कौन? ऊंट। इसलिए मनुष्य क्या करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पशुपालन में इन पशुओं का मुख्यतः रूप से प्रयोग करता है। हम बात करते हैं घोड़े का प्रमाण का। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का कोई स्पष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है, खासकर पालतूकरण के बारे में। पालतूकरण के बारे में अभी तक कोई मतलब यहाँ पे कोई स्पष्ट प्रमाण मिला तो हम सीधा बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। किस क्षेत्र में? पालतूकरण के क्षेत्र में। इसमें पालतूकरण। हम अभी बात कर लिए कि मनुष्य पालतू पशु का प्रयोग किस लिए कर रहा है? कृषि के लिए कर रहा है। किसका प्रयोग? बैल और भैंसा का। दूध उत्पादन में किसका कर रहा है? भेड़ का, बकरी का। परिवहन में किसका प्रयोग कर रहा है? मनुष्य ऊंट का। और धार्मिक महत्व में हाथी का। कुत्ता बिल्ली का प्रयोग क्यों कर रहा है मनुष्य? घर के रखवाली करने का। जब हम घोड़े के बारे में बात किया, घोड़ा यहाँ पे नहीं था, तब घोड़े के कुछ अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए, लेकिन पालतूकरण का यहाँ अभी तक मतलब कोई अभी तक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। हम घोड़े का व्यापक रूप से पहली बार प्रमाण कब देखते हैं? कब देखते हैं हम? तो ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल। तो हम यहाँ एक चीज देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो था, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ का अर्थव्यवस्था थी, एक हम देखते हैं कि कृषि पर निर्भर है, एक निर्भर कहाँ पे है? पशुपालन पे। एक किसी पे? पशुपालन पे। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करेंगे। जब हम इसके आगे बात करेंगे तो हम बात करेंगे व्यापार के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत व्यापार कैसा था। हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जब व्यापार को देखते हैं तो व्यापार दो तरह के हैं, एक आंतरिक व्यापार, एक बाहरी व्यापार। अभी भी हम वर्तमान परिवेश में देखते हैं तो व्यापार दो तरह के होते हैं। अभी देखते हैं जैसे हम देखते हैं कि एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार करती है। ठीक, और यहीं पर हम देखते हैं क्या कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो विदेशों के साथ भी व्यापार करती है। तो वही जो विदेशों के साथ व्यापार करना है वही है क्या? बाहरी व्यापार। और आंतरिक व्यापार क्या है? अपने अंतर्गत अंदर ही व्यापार को करना है, क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? अब आंतरिक व्यापार के बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आंतरिक व्यापार का मतलब क्या होता है। ठीक है, आंतरिक व्यापार का मतलब क्या कहता है कि जब हम एक ही परिवेश में, मतलब हम अभी वर्तमान में जैसे भारत में, ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कि भारत के अंदर ही एक शहर, एक गांव या एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत सामान की खरीद बिक्री, ठीक है, को करना ही हम लोग कहते हैं आंतरिक व्यापार। इसको बोलते हैं हम लोग आंतरिक व्यापार। तो जब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आंतरिक व्यापार, यहाँ के कुछ केंद्र थे जो मुख्यतः यहाँ के केंद्र थे। मतलब ये बोला जाता है कि आज के परिवेश के हिसाब से तो मार्केट, आज के हिसाब से मार्केट। ठीक है, तो उसमें एक जगह था जिसका नाम था हड़प्पा। एक का नाम था हड़प्पा, एक केंद्र का नाम हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल और चौथा कालीबंगा। ये मुख्यतः थे, ये मुख्य केंद्र थे। यहां से क्या होता था कि ये शहर ऐसे थे जो व्यापारिक केंद्र थे। ये जो चारों शहर थे क्या थे? व्यापारिक केंद्र से यहीं से सामान एक शहर से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था। मतलब आज के रेट का परिवेश बात करें तो ये एक हब थे। ये क्या थे आज के रेट के लिए? एक हब थे, ये केंद्र थे उस समय के। ठीक है, अच्छा, तो हम बात करें कि इन सामानों से क्या क्या खरीदी जाती थी, इन जगहों से क्या क्या वस्तुएं खरीदी जाती थी, क्या बेचा जाता था, क्या करता जाता था। तो हम इन्हीं वस्तु से देखते, इन्हीं जगहों से देखते हैं कि कपास का व्यापार हो रहा है। अगर हम पूछेगा कि कपास का व्यापार क्यों होगा, तो सिंपल सी बात है, कपड़ा बनाने के लिए। कपास का व्यापार क्यों होगा? कपड़ा बनाने के लिए। अब यही हम देखते हैं कि गेहूं और जौ का भी होता है। गेहूं और जौ का, गेहूं और जौ का क्यों होगा? गेहूं और जौ का क्यों होगा? खाने के लिए, अनाज के रूप में खाने के लिए। यही हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन, तो जो भोजन हम यूज खाएंगे उसको किसी चीज में तो पकाना होगा ना, तो किस में पकेंगे? मिट्टी के बर्तन में। किसमें पकेंगे? मिट्टी के बर्तन में पकेंगे। ठीक, तांबे और कांसे के भी यह वस्तुओं की मतलब यहाँ पर प्रयोग हो रहा था। किस चीज के लिए? औजार थे यहाँ पे, तांबे और कांसे के औजार का भी यहाँ पे व्यापार हो रहा था। तो किस चीज के लिए? कृषि और निर्माण में कार्य के लिए। कृषि और निर्माण में, निर्माण का मतलब क्या हुआ? इस कृषि का औजार बनाने के लिए, इन सबके औजार बनाने के लिए किसका? तांबे और कांसे के औजार का यहाँ पर व्यापार हो रहा था।
आभूषण का व्यापार तो होगा ही होगा यहाँ से। आभूषण क्यों यहाँ से व्यापार होगा? सजने संवरने के लिए। आभूषण तो सिंपल सी बात है, सजने संवरने के लिए होती है। और यहाँ से मोती मोती का भी व्यापार होता था। तो आभूषण जो बनते थे उनमें मोतियों की इस्तेमाल की जाती थी। ये सारे थे आंतरिक व्यापार के अंतर्गत कार्य होते थे। ये केंद्र क्या थे इनके, मतलब हब क्या थे जहां से वस्तुएं ले जाई जाती थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये 4 मुख्यतः थे। अच्छा, अब हम यहाँ से बात करें यहाँ मुद्रा प्रणाली कैसी हो, यहाँ की मुद्रा प्रणाली कैसी हो। अगर हम बात करते हैं आज के वर्तमान परिवेश को देखते हुए, तो यहाँ कोई भी धातु की मुद्राएं नहीं होती थी। यहाँ धातु की कोई भी मुद्रा नहीं है। मेटल की मुद्राएं यहाँ पे नहीं है, कोई भी मेटल की मुद्राएं नहीं है। यानी यहाँ सिक्के के प्रचलन नहीं होंगे, यानी यहाँ सिक्के के प्रचलन नहीं होंगे। तो यहाँ होगी क्या भाई? व्यापार तो हो रहे होंगे ना। तो व्यापार हो कैसे रहे? तो यहाँ पर व्यापार हो रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ये विनिमय जो प्रणाली है, वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई गई। इसमें क्या होता है कि हम आपको एक वस्तु देते हैं, उसके बदले आप मेरे को कोई वस्तु देते हैं। जैसे मैंने आपको गेहूं दिया और मेरे को जरूरत है चावल का, तो मैंने आपसे चावल ले लिया उसके बदले। इसी को बोलते हैं क्या चीज? बार्टर सिस्टम। जैसे किसी को गेहूं की जरूरत है खाना बनाने के लिए, खाने के लिए। हमको जरूरत है आभूषण के लिए मोती की, तो हम उनको गेहूं देकर और क्या ले लिए? मोती। इसी को बोलते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक और। यहाँ पे कुछ मोहरे की इस्तेमाल हुई है व्यापारिक गतिविधियों पे, कुछ मोहरे की इस्तेमाल हुई। यहाँ पे जो सील या मोहर थे उनका इस्तेमाल क्यों हो रहा था? पहचान पत्र की तरफ, ठीक है, ताकि ये हम लोग को पता चल सके किसी का मोहर से कि ये सामान किससे लिया गया है। अगर ये व्यापारी जो इस्तेमाल करते थे जो ये इसलिए इस्तेमाल करते थे, इसका किसका? मोहर का। व्यापारी मोहर का इस्तेमाल इसलिए करते थे कि उनको ये पता चल सके कि जो ये सामान है, जो ये वस्तु है, ये किसकी है, ये किसकी। मतलब इसका मतलब ये एक पहचान पत्र की तरह प्रयोग होता था। और इसी सील पे हमें किसका? आकृतियों का चिन्ह प्राप्ति हुई है। और इस पे हमें लिपि भी देखने को मिलती है। सिंगर पर हमें लिपि भी देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, अभी तक ये पढ़ा जा चुका नहीं है। इसके बारे में कोई लिपि के बारे में ज्ञान नहीं। ये था हमारा आंतरिक व्यापार। मतलब आंतरिक व्यापार के 4 केंद्र थे मुख्यतः, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। हर वस्तुओं को यहीं से एक दूसरे जगह तक पहुंचाई जाती थी। ये थे आंतरिक व्यापार। अब हम बात करेंगे बाहरी व्यापार। अगर हम बाहरी व्यापार की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बाहरी व्यापार की बात करते हैं, तो एक जगह है बाहरी व्यापार, एक सभ्यता है इसके समकालीन, जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहीं पर हड़प्पा के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग हुआ है। मेसोपोटामिया में हड़प्पा के लिए किसका? मेहुला शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में व्यापार होता था। इसलिए पता चलता है क्या कि दोनों सभ्यता तो पहले समकालीन थी, इसे यह पता चलता है। और दूसरा पता यह चलता है कि इन दोनों को यह साबित करता है कि इन दोनों के बीच व्यापार होता था। और ये क्या है? एक बाहरी सभ्यता है। तो यहां कैसे होंगे? बाहरी व्यापार होगी। अच्छा, यहाँ के जो मतलब हम बाहरी अगर व्यापार की बात करें, तो यहाँ संपर्क के रास्ते भी होंगे कि मतलब संपर्क किसकी जगह हो सकती है हमें। तो हम क्या देखते हैं कि ओमान, बहरीन, फारस, अफगानिस्तान, ये वो जगह है जहां से हड़प्पा का व्यापार होता था, जहां हड़प्पा का व्यापार होता था। हम आंतरिक की बात किए थे 4 का, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा का। तो हम बाहरी व्यापार में देखते हैं कहां? ओमान, बहरीन, फारस, अफगानिस्तान। ये जो मेसोपोटामिया है, ये ही इराक का है, ये इराक की सभ्यता है। अच्छा, हम बात करते हैं हड़प्पा से वस्तुएं क्या निर्यात होती थी, मतलब भेजी क्या जाती थी, एक्सपोर्ट क्या होती थी। तो हम देखते हैं क्या कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खोज हुई। तो अगर किसी विदेशी सभ्यताओं को हमारी कपास की जरूरत होगी, तो हमसे निर्यात ही तो करेंगे ना। इसका मतलब हम कपास का निर्यात कर रहे होंगे। इस समय हमारे यहाँ कृषि को उत्तम शक्ति प्राप्त होता, मतलब हम गेहूं के भी निर्यात कर रहे होंगे। हम देखते हैं कि मोती का भी निर्यात हो रहा है यहाँ से। हाँ, अब हम एक चीज बात करेंगे, हाथी की दांत। यहाँ से हाथी के दांत भी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से निर्यात के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब हाथी के दांत क्यों प्रयोग होते होंगे? तो हाथी के दांत प्रयोग होते तो सजावट के लिए, सजावट और किस चीज के लिए? शिल्प कार्यों के लिए। और हम बात करें सोना, तो सबको जानता है कि सोना एक मूल्यवान वस्तु है, इनकी कीमत बहुत हाई होती है। और सबको पता है कि सोना किस चीज में प्रयोग होता है? आभूषण के रूप में। अच्छा, अब हम बात करते हैं कीमती पत्थर के। तो देखते हैं कि जैसे कीमती पत्थर है, वो भी यहां से क्या होता है? निर्यात होता है। कीमती पत्थर यहां से निर्यात होता है।
इनका भी इस्तेमाल क्यों होता होगा? किस चीज के लिए? गहने बनाने के लिए या आभूषण बनाने के लिए। ठीक है, और इनमें पत्थर में मुख्यतः दो पत्थर है, जिनका एक का नाम है लाजवर्ग, एक का नाम है कार्नेलियन। तो ये तो हम वस्तुएं बाहर भेजते थे, ये वस्तुएं हम बाहर भेजते थे, मतलब हम लोग निर्यात करते थे। तो हम किन वस्तुओं का आयात करते थे? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम वस्तुओं का आयात करने में हम तांबा का आयात कर रहे हैं, तांबा का आयात कर रहे हैं। और तांबा का आयात कहां से हो रहा है? ओमान और राजस्थान से। कहां से? ओमान और राजस्थान से, मतलब हमारे यहाँ आ रही है, तांबा हमारे यहाँ आ रही है। कहां से? ओमान और राजस्थान से। ठीक है, हम फिर क्या देखते हैं टीन के बारे में। टीन हमारे यहाँ कहां से आ रही है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से। ठीक कहां से आ रही है? अफगानिस्तान से। ठीक है, अच्छा, लाजवर्द, लाजवर्द, ठीक, लाजवर्द जो है वो आते कहां से? बदखान से, बदखान से, खानसा से। ठीक है, कहां से? बदखानसा से। ठीक है, जबकि जो चांदी है वो भी हमें किस चीज से? विदेशी सभ्यताओं से हमारे यहाँ आ रही है, मतलब आयात हो रही है इसका। तो हम ये पढ़ लेंगे किस किस वस्तुओं का निर्यात हो रही है और किस किस वस्तुओं की आयात हो रही है। कहां से? विदेशों से, मतलब विदेशी सभ्यताओं से। उस समय समकालीन जो सभ्यताएं थी विदेशी, उनसे। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे कि अगर अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें व्यापार हो रहे हैं विदेशी सभ्यताओं से, तो या तो स्थल मार्ग से हो रहे हैं या समुद्री मार्ग से हो रहे होंगे। अब हमें अभी स्थल मार्ग के बारे में उतना पता नहीं है किस स्थल मार्ग से हो रहे थे, लेकिन हमें समुद्री मार्ग के बारे में पता चल चुकी है कि कौन कौन से मतलब समुद्री मार्ग थे। मतलब इससे में पता चलता है इसलिए क्योंकि हमें कुछ डॉकयार्ड की प्राप्ति हुई है। तो इससे पता चलता है क्या कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग समुद्री रास्ते से व्यापार करते होंगे। डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, या जहाज बनाने का स्थान, उसको बोलते हैं हम लोग डॉक यार्ड। ठीक, अगर हम बात करते हैं समुद्री में तो एक व्यापार के लिए तो एक स्थान का नाम है लोथल। एक स्थान का नाम है लोथल। ये एक लोथल जो है ये समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है, प्रमुख केंद्र माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, ठीक, और यहाँ ये जो स्थान है लोथल, ठीक है, यहाँ से समुद्री मार्ग इस्तेमाल किए जाते थे, किस लिए? व्यापार करने के लिए। अच्छा, यहाँ हम क्या देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कि हमें, ठीक है, नाव और जहाजों के चित्र की प्राप्ति हुई है। नाव और जहाजों के चित्र की प्राप्ति हुई है। ठीक है, किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? यहां से नाव और जहाजों के चित्र का प्रयोग किस के लिए हुई है? समुद्री व्यापार के साक्ष्य को जाहिर करने के लिए हमें इन चित्र का प्रमाण का प्रयोग देखते हैं। जो चित्र का हमसे प्रमाण मिला है यह हम देखते हैं कि यहां से समुद्र के व्यापार के साक्ष्य की प्राप्ति होती। तो हम ये बोल सकते हैं कि समुद्री व्यापार जो होते थे वो किसी से? लोथल एक बंदरगाह थी। या बंदरगाह बहुत सारे थे, ये नहीं बोलेंगे बंदरगाह एक थे। यह बंदरगाह लगभग 6 के आसपास थे, 6 के आसपास थे। उसमें एक था लोथल, उसमें एक था लोथल। ठीक है, तो हमें इतना ही जानने की जरूरत थी। ठीक, तो हम अब आगे बात करेंगे इसके बारे में। हम आगे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कौन वस्तु कहां से आते थे और किस लिए प्रयोग होते थे। पहले हम बात एक कर देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक राजधानी होती है, हर देश की आर्थिक राजधानी होती है। अभी भारत की वर्तमान भी आर्थिक राजधानी है, उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता की भी आर्थिक राजधानी थी। ठीक, जिसका नाम था चुनहुदुड़ और लोथल। ये दोनों क्या थी? आर्थिक राजधानी थी किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक, अच्छा, इन्हें आर्थिक राजधानी बनाने का मुख्य कारण क्या था? इनको आर्थिक राजधानी बनाने का मुख्य कारण था क्या? मतलब समुद्री किनारे। इनके पास क्या था? समुद्री किनारे थे। इनके पास बंदरगाह था चुनहुदुड़ और लोथल के पास समुद्री एरिया थी। ठीक है, और क्या था इनके पास? इनके पास बंदरगाह था, डॉकयार्ड की सुविधा थी। और यहां देखा जाता है क्या कि इन राजधानियों में शिल्प उद्योग बहुत अच्छे स्तर पे हैं। और क्या इनके किनारे ही आर्थिक राजधानी, मतलब यहां दोनों ही आर्थिक राजधानी क्यों बसाई गई? क्योंकि यहां से समुद्री और लंबी दूरी के व्यापार करने में आसानी होगी। क्योंकि यहां क्या है? यहीं पर है क्या चीज? बंदरगाह, डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड है। इसलिए हम चुनहुदुड़ और लोथल को यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक राजधानी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सी वस्तु कहां से आयातित की जाती है। कौन सी वस्तु कहां से आयातित की जाती है? तो हम सबसे पहली वस्तु देखते हैं जो आयात होता है वो है तांबा, कॉपर। अभी हम पहले भी बात किए थे कॉपर। कॉपर राजस्थान से आती थी। इस जो राजस्थान से आती थी उस जगह का नाम था केथरी खान। केथरी, केथरी, केथरी खान। अब इसको कहीं कहीं आपको केथरी में मिल जाता है, इसको बोलते हैं खेतड़ी। क्या बोलते हैं? खेतड़ी। ठीक है, और ओमान से तांबा का प्रयोग होता है।
मतलब आयातित होता था, प्रयोग नहीं, सॉरी, आयातित होता था, मतलब भारत के अंतर्गत लाया जाता था इसको। ठीक, भारत के अंतर्गत नहीं, सॉरी, उसमें भारत नहीं, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, तो उस समय तांबा का प्रयोग क्यों होगा? औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, आभूषण निर्माण करने के लिए। फिर हम देखते हैं टीन के बारे में। तो सिंधु घाटी में जो टीन थी वो अफगानिस्तान से आती थी, ये अफगानिस्तान से आती थी। हम अब यही पर बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज एज की सभ्यता। तो जो कांसे, जो मिश्र धातु बनाने में जो प्रयोग होती थी, जो कांसा बनती थी, उसमें हम टीन का प्रयोग ही करके कांसा को बनाते थे। ठीक है, ये आती थी कहां से? अफगानिस्तान से। राजवर्त के बारे में हम बात किए थे, जो ये बदखांसा से आती, बदखांसा से आती थी। ये कहां पे है? अफगानिस्तान। हम अभी बात की थी आभूषण और सजावटी वस्तु बनाने में प्रयोग किया जाता था। हम चांदी का बात करें तो हम बोले ही ना अभी कि विदेशी सभ्यताओं से, मतलब ईरान और अफगानिस्तान से इसका आयात होता था। अब समझ ही सकते किस लिए होता था, होगा? ये होता था आभूषण बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, सिक्के जैसी वस्तुएं बनाने के लिए। सिक्के नहीं, वर्तमान में सिक्के जैसी वस्तुएं बनाने के लिए, जो वर्तमान में सिक्के इसके जैसी वस्तु बनाने के लिए, बट सिक्के नहीं बनाने के लिए, सिक्के नहीं बना, सिक्के जैसी वस्तुएं बनाने के लिए। ठीक, गोल्ड, उस समय हम देखते हैं गोल्ड क्या कि दक्षिण भारत से आता था, दक्षिण भारत से। और दक्षिण भारत कौन सा क्षेत्र है? कर्नाटक वाला क्षेत्र होता है ये। और कहां से? अफगानिस्तान से आता था, अफगानिस्तान से आता था। और ये क्यों होता था गोल्ड? आभूषण और धार्मिक उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता था। कीमती पत्थर, वही जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रीसियस स्टोन, प्रीसियस स्टोन। ठीक है, इसका प्रयोग होता था किस चीज के लिए? कीमती पत्थर के लिए, मोती और सजावटी गहने के लिए। यही मोती जो है कीमती पत्थर है, ये आता था फारस से, ये आता था फारस से और अफगानिस्तान से। ठीक है, तो इसमें अब कोई समझाने वाली बस मतलब कुछ रहने गई कि कहां से आती थी, ये बस आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये चीजें कहां कहां से भारत के अंतर्गत आती थी। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। इसका मतलब अगर जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, उसके अंतर्गत कोई तो शासक होगा जो यहाँ के शासन को चला रहा होगा। जैसे आज के डेट में वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं क्या कि भारत के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मतलब यहाँ हम मतलब आम जनता के द्वारा चुने गए शासक होते हैं। तो शासक नहीं बोलेंगे हम, मतलब हम एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारे यहाँ क्या चलाता है? शासन को चलाता है। जैसे भारत में अंतर्गत प्रधानमंत्री। हमारी प्रस्तावना भी कहती है कि समझ शक्तियां किसमें निहित है? जनता के अंतर्गत। किसमें? जनता के अंतर्गत। तो हम अभी तो वर्तमान में लोकतंत्र व्यवस्था थी, तो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या उस समय राजा या कोई शासक था कि नहीं। ठीक है, तो हम इस समय देखते क्या है कि हमें कोई राजा या शासक का सीधा प्रमाण नहीं मिलता है। राजा या शासक का कोई हमें सीधा प्रमाण नहीं मिलता है। एक मिनट, हाँ, कोई राजा या शासक का हमें सीधा प्रमाण नहीं मिलता है। न मिलने का कारण क्या है? प्रमाण नहीं मिलता है। न मिलने का मूल कारण यह है कि ना यहाँ कोई सिंहासन की प्राप्ति हुई, ना यहाँ कोई ताज का प्राप्ति हुई, और ना ही यहाँ से कोई युद्ध की कहानी की हमें प्राप्ति हुई अब तक। इसका मतलब यह है कि यह सभ्यता बिना राजा के ही चलती थी। ये सभ्यता बिना राजा के ही चलती थी। तो फिर होता है कि फिर यहाँ की सभ्यता जब बिना राजा के चलती थी, तो यहाँ शासन कैसे चलता होगा? यहाँ शासन कैसे चलता होगा? तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ के शासन जो चलता है वो एक परिषद है, वो एक परिषद के द्वारा चलाई जाती है, वो एक परिषद के द्वारा चलाई जाती है, जो व्यापारिक और शिल्पकारों की एक परिषद, काउंसिल है, एक काउंसिल है। किसका? व्यापारी और किसका? शिल्पकारों की एक परिषद है। हम अगर बात करें तो जैसे देखेंगे आज के वर्तमान में, जैसे नगर पालिका, जैसे क्या एक नगर पालिका, जैसे आज मिलकर कैसे चलती है? नगर पालिका मिलकर चलाती है, नगर पालिका आपस में मिलकर चलती है। उसमें वार्ड होते हैं, नगर पालिका हेड भी होते हैं, इन सारे मिलकर चलाते थे। मतलब शासन उसमें दिखाया था, तो केंद्रीकृत नहीं था, किसी के पास नहीं था। शासन किसी एक परिषद के द्वारा चलती, एक काउंसिल के द्वारा चलाई जाती थी। वो काउंसिल थी व्यापारिक और शिल्पकारों की परिषद। ठीक है, इसका मतलब ये हम लगा सकते हैं कि यहाँ के जो राजनीतिक व्यवस्था थी या जो यहाँ का शासन चलाने की व्यवस्था थी, वो कैसी होगी? लोकतांत्रिक, मतलब लोकतांत्रिक आधार पर चलाई जा रही थी। कैसे? डेमोक्रेसी के आधार पर चलाई जा रही थी, लोकतंत्र के आधार पर चलाई जा रही थी यहाँ के शासन। ठीक है, अच्छा, जो व्यापारिक और कारीगर लोग थे वही शहर की देखरेख करते थे। शहर की देखरेख कौन करते थे? व्यापारिक और कारीगर लोग। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया कि यहाँ शासन कौन चलाता था, यहाँ का शासन कौन चलाता था। अब यहाँ के शासन थी कैसी? शासन कैसा होगा? जो ये चला रहे थे व्यापारिक और शिल्पकार परिषद, शिल्पकारों की परिषद, ये शासन चला कैसे रहे थे? ये शासन बहुत बढ़िया चला रहे थे, शासन बहुत बढ़िया चला रहे थे, बहुत बढ़िया चला रहे थे। अगर हम बात करें बढ़िया चलाने की, तो हम कैसे मान लेंगे बढ़िया चला रहे होंगे? तो हम देखते क्या है
कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो सीधी और चौड़ी सड़कें हैं, सीधी और चौड़ी सड़कें हैं। मतलब यहाँ का हम ये प्रशासन के बारे में ये एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ की जो प्रशासन थी एक सिस्टमैटिक रूप से कार्य कर रही थी, संगठित रूप से कार्य कर रही थी, ऑर्गेनाइज रूप से कार्य कर रही थी। तब तो यहाँ का हम देखते हैं क्या कि जो यहाँ के देखते हैं कि सड़कें सीधी और चौड़ी है, सारी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, समकोण पे काटती है। मतलब एक अच्छी योजना थी यहाँ के लिए, यहाँ एक अच्छी योजना थी। मतलब हम एक बोल सकते हैं कि यहाँ जो प्रशासन थी संगठित थी, सुव्यवस्थित थी। जैसे हम व्यवस्थित रूप में इसलिए बोल देंगे कि जल निकासी व्यवस्था को देखेंगे तो क्या थी, जल निकासी व्यवस्था में इसलिए कोई करता है क्योंकि गंदे पानी हमारे एरिया में न रहे। गंदे पानी न रहने, हम लोग गंदे पानी अपने आसपास क्यों नहीं रखते, क्योंकि हमें स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वच्छता के बारे में अच्छी तरह से जान चुके थे कि गंदगी से हमें रोग फैलती है। ते भी एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, वेल प्लान चल रही थी, वेल प्लान चल रही थी ये सारी। और यहाँ का हम लोगों को देखते हैं, यहाँ के जो प्रशासन थे, प्रशासक थे जो, उनके बारे में देखते हैं कि गोदाम और अनाज के भंडारण की साक्ष्य में प्राप्ति होती है ना। गोदाम और अनाज के भंडारण के ये क्या दिखता है, आर्थिक योजना को दिखाता है, आर्थिक योजना को दिखाता है। मतलब और यहाँ क्या देखते हैं, रोड को देखते हैं, तो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, ये हम क्या एडवांस है ना, देखते हैं रोड क्या 90 डिग्री पे दूसरे को काट रही है, ये तो एडवांस ही हुआ ना। मतलब उन्नत थी, बहुत उन्नत किस्म की थी। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ लिए, यहाँ कोई शासक सीधा नहीं था, यहाँ शासन किसके द्वारा चल रहा है, व्यापारिक और शिल्पकारों के द्वारा। ठीक, अच्छा, और यहाँ का प्रशासन किस मतलब शासन किसे चल रहा है, व्यवस्थित रूप से खूब बढ़िया चल रहा है। कारण है हम देखते हैं क्या, मतलब हम देखते हैं क्या, सड़क का निर्माण, जल निकासी की व्यवस्था, अनागार की व्यवस्था, डॉकयार्ड की व्यवस्था। मतलब ये सब चल रहा है किस तरह से, एक बढ़िया प्रशासन व्यवस्था से सही रूप से चल रहा है। तो जब ये जो व्यापारिक परिषद द्वारा जो चला जा रहा था, तो ये तो खुद व्यापारिक परिषद जाके वहां तो कंट्रोल नहीं करते होंगे, तो फिर कानून पर नियंत्रण हो कैसे रहा था, ये जानने वाली बात है। तो हमें देखते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अभी तक हमें कोई लिखित कानून का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, लिखित कानून का हमें कोई साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ के लोग, ठीक है, नियम, ठीक है, नियम, ठीक, नियमों के बारे में नियंत्रित सामूहिक सोच के द्वारा चलते थे। मतलब वो लोग क्या करते थे कि जो यहाँ के नियम थे वो सामूहिक रूप से बनाते थे, उनकी वो ये नहीं करते थे कि हम लिख दिए, ये उसको व्यवहारिक रूप में लागू करते थे, लिखते नहीं थे। ये मतलब सामूहिक रूप से सब पालन करते थे, अनुशासन पे ही रहते थे ये लोग। इस सामूहिक अनुशासन की हम बात कर सकते हैं क्योंकि कोई लिखित कानून तो है नहीं, और हम यहाँ देखते हैं कितनी सुव्यवस्थित रूप से प्रशासन चल भी रही है। तो इसका मतलब यहाँ हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई, न कोई हमें आदेश के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसका मतलब हमें यह सामूहिक सोच के ऊपर सरकार चल रही थी, मतलब कानून चल रही थी, यहाँ की अनुशासन चल रहे थे, हम ये बात कर सकते हैं। अच्छा, हम ये भी बोल सकते हैं कि जब यहाँ के लोग समाज के ऊपर की बात आती थी तो समाज के नियमों को चुपचाप मानते थे, वो लोग विरोध नहीं करते थे। जो सामूहिक रूप से जो ये नियम बनते थे इसको कोई व्यक्ति विरोध नहीं करता था, लोग समाज के नियमों को चुपचाप मानते थे, कोई इसका विरोध नहीं करता था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या यहीं पर राजनीतिक व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानी है जिसको हमको बोलते हैं ट्विंस कैपिटल या जुड़वा राजधानी। इसकी राजधानी दो होती है, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। जो उत्तर दिशा में राजधानी थी उसका नाम था हड़प्पा, उत्तर दिशा में थी जो, उसका नाम क्या है, ये हड़प्पा जो है उत्तर दिशा में है। और जो दक्षिण में है वो है मोहनजोदड़ो, दक्षिणी राजधानी का क्या है, मोहनजोदड़ो। ये जो दोनों जगह है, जो ट्विंस कैपिटल है, इसको या जुड़वा राजधानी बोलते हैं, यहां से प्रशासन के कार्य चला जाता है, यहां से प्रशासन के कार्य चला जाता है और व्यापार भी चला जाता है। प्रशासन, व्यापार और धर्म, तीनों का कार्य। क्या क्या चीज, प्रशासन, व्यापार और धर्म। धर्म के बारे में हमें सिंधु घाटी सभ्यता में या प्रशासन या व्यापार पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। हम अंदाजा लगाते हैं, जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनसे हम अंदाजा लगाते हैं कि वहां की ऐसी स्थितियां होगी। हड़प्पा को उत्तरी राजधानी, तो मोहनजोदड़ो को दक्षिणी राजधानी कहा जाता है। ये दोनों स्थल प्रशासन बोले अभी बात, व्यापार और धर्म का प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, तो यहाँ क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी, क्या राजनीतिक व्यवस्था थी। अब हम इसके आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो हम देखेंगे प्राकृतिक पूजा को, सबसे पहले देखेंगे यहाँ धार्मिक व्यवस्था में हम प्रकृति पूजा को। ठीक, तो हम सबसे पहले जो यहाँ का प्रकृति पूजा को देखेंगे, तो हम सिंधु सभ्यता के लोग के बारे में देखेंगे कि प्रकृतियों की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी, मतलब प्रकृति की शक्ति की पूजा होती थी। जैसे सूर्य, जल, वृक्ष,
पशु, इन सबको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन लोग को पवित्र मानते थे, इनकी पूजा करते थे। यहाँ के लोग इनकी पूजा करते थे। ठीक, पीपल को वृक्ष को यहाँ सबसे अधिक पवित्र माना गया, सबसे अधिक पवित्र माना गया। ठीक है, पीपल को वृक्ष को सबसे ज्यादा अधिक पवित्र या पूजनीय माना गया। कारण क्या था? इसको यहाँ जीवन और उर्वरता का प्रतीक माना गया है। यहाँ उर्वरता का प्रतीक माना गया। किसको? पीपल को। किसको? पीपल को। हम यहाँ देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, इसमें नहीं लिखा हुआ 50 में, आपको एक बात बताते हैं। तो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत यहाँ जो प्रकृति पूजा में हम कुछ मोहर देखते हैं जिसके ऊपर कुछ चित्र बने हुए पशुओं के, जैसे बैल, बाघ, हाथी, सांड, इन सब पशुओं के मोहरों पे आकृति बनी हुई है, उनकी की गई है। इससे पता क्या चलता है कि यहाँ पशु भी पूजनीय हो सकते हैं, यहाँ के पशु भी पूजनीय हो सकते हैं। और हम यहाँ एक चीज और देखते हैं कि यहाँ के नदी और जल के स्रोत, मतलब यहाँ देखते हैं क्या, नदियां और जो जल के स्रोत है, जैसे नदियां हो गई, झरने हो गए होंगे उस समय के, ये सब का भी यहाँ पे पूजा की जाती थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बात करें तो यहाँ धर्म पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित था। इस पर प्रकृति पे आधारित था, मतलब नेचर पे आधारित था। ठीक, हम बात करेंगे अब मातृदेव, इसका मातृदेव, ये तीन। हम बात करेंगे अब इसकी मातृदेव की धार्मिक व्यवस्था में। यहाँ पे हम मातृ देवी के बारे में देखेंगे तो यहाँ मातृ देवी की क्या हुआ है कि जब यहाँ खुदाई होती है, छोटी छोटी यहाँ से मूर्तियां बहुत सारी प्राप्त हुई, छोटी छोटी मूर्तियां बहुत सारी प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते, इसी को, इस मूर्ति को हम लोग बोले मातृ शक्ति की छोटी छोटी मूर्तियां हम बोले, इसकी मातृ देवी, मातृ देवी की। अच्छा, जो ये मूर्ति प्राप्त हुई है ये स्त्री के आकार की मूर्ति है। किस आकार की? स्त्री की आकार की। अच्छा, हम इन्हें उर्वरता का प्रतीक मानते हैं। ये जो मातृ देवी की मूर्ति मिली है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? उर्वरता के प्रतीक। जो यहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली है, इसे हम उर्वरता का प्रतीक मानते हैं, उर्वरता का प्रतीक मानते हैं। उर्वरता का प्रतीक मानने के पीछे का हमें तर्क ये है कि ये शांतनु उत्पत्ति का प्रतीक है, मतलब संतान की उत्पत्ति का प्रतीक है और उर्वरता के उत्पत्ति का प्रतीक है। तो हम बात करें कि ये जो प्रतीक है हमें कैसे पता चला कि उर्वरता के प्रतीक है, तो हम मूर्ति में देखते हैं क्या कि इनके कुल है चौड़े हैं, इनका पेट उभरा हुआ पेट है। ठीक है, इनके पेट से हमें देखते हैं एक वृक्ष की मतलब संरचना की तरह एक आकृति दिखाई पड़ती है पेट से निकला हुआ, पेट के बीचों बीच से। इसलिए हम ये मानते हैं कि ये उर्वरता की प्रतीक। ठीक, अच्छा, हम ये भी बात किए थे कि बहुत सारी यहाँ पे ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें पेड़ पौधे या जानवर के साथ देवी दिखाई गई है। मतलब मातृ देवी की मूर्ति दिखाई गई है, पेड़ पौधे या जानवर के साथ मातृ देवी की मूर्ति दिखाई दी गई। इसका मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि जीवन के उत्पादन से सीधा संबंध था, जीवन और उत्पादन से सीधा संबंध था। किसका? मातृ देवी का। अच्छा, हम इससे यह भी बोल सकते हैं कि मातृ देवी की पूजा से यह मतलब हम यह स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे पृथ्वी को माता मानते थे और जीवन देने वाली शक्ति भी मानते होंगे। हम स्पष्ट रूप से ये बात बोल सकते हैं कि पृथ्वी को माता मानते होंगे और जीवन देने की शक्ति मानते होंगे पृथ्वी को। और जो ये शक्ति पूजा है, मातृ देवी की पूजा है, ये हमें धरती की पूजा की अवधारणा से मिलती जुलती हुई दिखाई पड़ती है। इसकी धरती की वजह से, क्योंकि हम देखते हैं क्या कि जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, वो हमें अभी वर्तमान में किसे प्राप्त होती है? पृथ्वी से। तो उन्हीं की प्रतिमा बनाई गई हो उस समय। ठीक है, तो मातृ देवी के बारे में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक, अच्छा, अब हम बोलेंगे योनि पूजा और प्रजनन पूजा। हम बात करेंगे मातृ देवी और योनि पूजा, ये दोनों एक ही थे। ठीक है, मतलब जब हम मातृ देवी की पूजा की बात करते हैं तो वहीं योनि पूजा का भी हमें उल्लेख मिलता है। इससे हमें क्या पता चलता है? योनि पूजा से क्या पता है? मातृ देवी पूजा से हमें इसी से पता है कि नारी शक्ति का पता चलता है। मातृ देवी की पूजा से क्या पता चलता है? नारी शक्ति की। और योनि पूजा से चलता है क्या? प्रजनन की क्षमता की, प्रजनन की क्षमता की। मतलब हम बोल सकते हैं कि योनि पूजा और मातृ देवी पूजा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और ये योनि पूजा है जो ये कृषि समाज के लिए महत्वपूर्ण थी, ये कृषि समाज के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो कृषि पर आधारित समाज थी उनकी आर्थिक नींव भी कृषि है और उत्पादन है। इसलिए किनकी पूजा करते थे? मातृ देवी और योनि देवी, योनि की पूजा करते थे। हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें एक प्रतिमा मिला है,
एक हमें एक प्रतिमा मिला है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसको प्रोटोशिव, मतलब आज जो वर्तमान में शिव की प्रतिमा है उनके पहले की, जो आज के डेट में जो उनको जो हम जिस रूप से देखते हैं उनके पहले की वो प्रतिमा है। प्रोटोशिव का मतलब होता है, इनका मतलब इन कुछ विद्वानों का कहना है कि पशुपति महादेव के आरंभिक रूप में या आरंभिक रूप, मतलब प्रारंभ जब हुआ पशुपति महादेव के जो प्रारंभिक स्वरूप बनने शुरू हुआ, ये उनका मतलब सबसे प्राचीनतम रूप है। हम देखते हैं क्या प्रोटोशिव के बारे में। हम देखते हैं क्या कि हमें मोहनजोदड़ो में एक प्रसिद्ध व्यक्ति, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मिला है, जो योग के मुद्रा में बैठे, योग के मुद्रा में बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। जो किस मुद्रा में? पदासन की मुद्रा, पदासन की मुद्रा में, मतलब पदासन की मुद्रा को बोलते हैं योग की मुद्रा में बैठे आकृति पुरुष की प्राप्ति हुई। उनकी चारों तरफ देखा जाता है, उनकी चारों तरफ देखा गया है, जो हमें आकृति मतलब वहां से जो इति प्राप्त हुई है, आकृति मिली है, तो हम चारों तरफ देखते हैं हाथी, बाघ, गेड़ा, भैंस, और नीचे की तरफ नीचे हिरण और बहुत इत्यादि पशु की चित्र हमें वहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, किसकी मुद्रा किस आकृति के बगल में? जो पदासन या योग मुद्रा में जो आकृति पुरुष को मिली है उसके अगल बगल मिलते हैं हाथी, क्या क्या? एलिफेंट, ठीक, और एक क्या है? मैं एक है भैंसा, एक भैंसा होगा, एक था गेंडा, डेर, हिरण, हम बात करें किसका? डेर, हिरण, ठीक, अच्छा, और हिरण और भैंसा, वही भैंसा, ठीक है। ये सब आदि आकृति वहां से मिली है, किस पे? वो आकृति के अगल बगल जो पुरुष बैठे हुए हैं उनके मतलब योग मुद्रा में जो पुरुष बैठे उनके अगल बगल ये आकृति हमें प्राप्त है। इसी आकृति को विद्वानों का मानना है कि पशुपति के प्रारंभिक स्वरूप थे, पशुपति महादेव का प्रारंभिक रूप। जो ये आकृति प्राप्त हुई है, जो ये आकृति मिली है, इसमें हम देखने को हमें मिलता क्या है? इस आकृति के सिर पर, इस आकृति के सिर पर एक सिंह जैसा कुछ प्रतीक बना हुआ है, कुछ चीज है एक सिंह जैसा, ठीक है। सब तो कुछ विद्वानों का कहना है कि यह शिव की प्रतिमा है, प्रारंभिक प्रतिमा है। पहली बार जो शिव का अवधारणा का जो बीज मिलता है, पहली बार जो शिव का होने का परिणाम मिलता है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है, ये ध्यान देने की बात है। पहली बार हमें जो शिव की अवधारणा मिलती है, शुरुआत होती है यहीं से होती है, कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से। अब हम बात करें अग्नि पूजा, अब हम बात करेंगे किसका? अग्नि पूजा की। अब हम बात करेंगे अग्नि पूजा, ठीक। तो हम अग्नि पूजा की जब बात करते हैं तो हमें पहले दो अग्नि कुंड मिले, दो जगहों से, एक है कालीबंगन और एक है लोथ, एक है कालीबंगन और एक है लोथ। जहां से हमें क्या मिले? अग्नि कुंड। क्या मिला हमें? अग्नि कुंड मिले। यहां से क्या मिला हमें? अग्नि कुंड मिले, ठीक है। अच्छा, ठीक। और यहां से हमें जो अग्नि कुंड मिले हैं, यहीं से हमें जली हुई राख, यहाँ राख और जली हुई वस्तुएं मिलती हैं। यहाँ जो वस्तुएं जल गई उनका हमें राख और यहाँ से जली हुई वस्तुएं प्राप्त हुई है। अग्नि पूजा क्यों होती होगी? इससे हमें यह भी संकेत मिलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो अग्नि को पवित्र मानते थे, अग्नि को पवित्र मानते थे, और अग्नि के द्वारा मतलब अब जो अग्निकुंड है इनके द्वारा वो ईश्वरों को अर्पण करते होंगे, ईश्वर की पूजा करते होंगे, ईश्वर की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी हमें मंदिर का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है, न ही हमें धार्मिक ग्रंथ का प्रमाण मिला है, न ही हमें धार्मिक ग्रंथ का प्रमाण मिला है, लेकिन हम यहाँ प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो हमें अग्निकूट दिख रहा है ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता की मध्य का या पूर्वार्ध का नहीं है, ये अंत का काल है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब अपने समाप्ति की तरफ बढ़ रही थी तब का ये काल है जब अग्निकुंड के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है, इनके कहने का कारण, इनका मत ये है कि जो ये जो अग्निकुंड है ये ऋग्वैदिक काल से जुड़ा हुआ है, ऋग्वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो है यज्ञ था वो वैदिक यज्ञ, जो वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे उनकी परंपरा पे आधारित है, उनकी परंपरा पे आधारित है। मतलब कुछ विद्वानों का कहना है कि जो ये अग्निकुंड है या जो यहाँ पे वैदिक यज्ञ हो रहे हैं, यहीं से वैदिक युग का प्रारंभ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यही है मतलब वो ट्रांजिशन फेज जहां से हम वैदिक युग की तरफ बढ़ रहे हैं।
हम यहाँ पहले ही बोल दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें कोई अभी तक मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, ना ही हमें कोई ग्रंथ का साक्ष्य मिला है। हम यहाँ पूजा पत्ती, जो भी हम यहाँ पूजा के बारे में हम किए, ये पूजा पत्ती का हम अंदाजा सिर्फ मूर्तियां देकर लगा पाए, मुहर देकर लगा पाए, और अग्निकुंड से है तो उसी से हम लगा पाए कि यहाँ की पूजा पत्ती कैसी होगी। अच्छा, यहाँ के लोग जादू टोना में भरोसा करते थे। कुछ कुछ मूर्तियों में हमें ताबीज भी पहने हुए लोग दिखते हैं, ताबीज की तरफ पहना हुआ कुछ वस्तु उन्हें भी कुछ पहने हैं तो हम उन्हें ताबीज के रूप में मानते हैं, तो उन्हें भी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे लोग इस प्रथा में विश्वास करते थे। पशु पूजा तो होती ही थी, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, हम यहाँ एक और बात करेंगे, यहाँ पे बात कर ले हम यहाँ पे, मतलब हम बात करते हैं यहाँ की पूजा के बारे में, यहाँ के मतलब बात करते हैं, सॉरी हम यहाँ पूजा के बारे में बात कर रहे थे, और बात कर लेते हैं। यहाँ हमें कब्रों में से कुछ अवशेष मिले, यहाँ से हमें यहाँ जो कब्रगाह है यहाँ से कुछ हमें अवशेष प्राप्त हुए। तब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें यहाँ से क्या मिले, कुछ कब्रगाह मिले हैं। ठीक है, जो कब्रगाह मिले हैं उसमें हम देखते हैं क्या कि मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तन आभूषण के साथ रखकर दफनाया जाता है। जो आज भी देखते हैं हम लोग कि आज भी हमें कोई व्यक्ति अगर हमारे समाज में मृत होती है, उनकी जब मृत्यु होती है, हम उनके साथ देखते हैं क्या, उनके साथ बेड, खाने मतलब पानी के लिए घड़े, बर्तन, तो हम देखते हैं क्या उनके बगल में उनके साथ दफना दी जाती है, जला दी जाती है। हम आज भी देखते हैं वर्तमान में। तो ये जो था ना, उस समय भी हमको देखने को मिलता था, मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तन आभूषण साथ रखकर दफनाया जाता था। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग, ठीक है, परलोक में विश्वास करते थे, लोग परलोक में विश्वास करते थे। ठीक है, तो हम इनसे एक फाइनल कंक्लूजन पे ये पहुंच जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो धर्म मंदिर आधारित नहीं था, मतलब यहाँ मंदिर था ही नहीं, बल्कि किस आधारित था, प्रकृति और जीवन पर आधारित था। प्रकृति में था वही पेड़ पौधे के पूजा, और जीवन पर आधारित क्या था, मातृ देवी की पूजा। धार्मिक मान्यताएं क्या थी, हम इनके समृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता क्या थी, प्रकृति पूजा थी, मातृ देवी की पूजा थी, पशुपति की पूजा थी, अग्नि पूजा थी, परलोक में लोग यहाँ का विश्वास करते थे। तो हम यही देखते हैं यहाँ धार्मिक व्यवस्था जो ये जो आगे चलकर, ठीक है, ये जो यही जो धार्मिक व्यवस्था आगे चलकर हमें वैदिक धर्म में भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे ऋग वैदिक काल में। और जो आज के में आधुनिक संस्कृति है, यहाँ भी हमें ये सारी चीजें दिखाई देती है। आज भी हम प्रकृति पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं छठ के टाइम पे, आज भी हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, आज भी हम शिव की पूजा करते हैं, आज भी हम अग्नि पूजा करते हैं, आज के लोग भी परलोक में विश्वास करते हैं। मतलब यही चीज आगे चल के जो आधुनिक भारतीय संस्कृति है, इसमें आज भी इसका लक्षण हमें दिखाई पड़ता है। अब हम आगे बात करेंगे, हाँ एक और बात कर लेते हैं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में जो आज हम स्वास्तिक चिन्ह देखते हैं, शायद स्वास्तिक चिन्ह यही होगा, हाँ ये है, ये स्वास्तिक चिन्ह, ये जो चिन्ह हम देखते हैं ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होता है। और ये चिन्ह कहां बने हुए थे, उनके मुहरों पे, सील पे। सिंधु घाटी सभ्यता पे, सील पे, सील पे, और क्या पे, बर्तन पे, मिट्टी के बर्तन पे। ठीक है, तो स्वास्तिक चिन्ह का सबसे पहला प्रमाण यहीं से प्राप्त होता है। तो स्वास्तिक चिन्ह का सबसे पुराना प्रमाण हमें यहीं से प्राप्त हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता से। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में, उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। विद्वानों को मत होंगे इसके बारे में, हम उसके बारे में अब बात करेंगे। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले बारे में हम जानेंगे कि विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत, विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत। हम जब देखते हैं कि जब 1920 के दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज होती है तो भारत की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता के रूप में सामने आती है हड़प्पा। ठीक, तो प्रारंभ में कुछ विद्वानों ने इसे भारत की स्वदेशी सभ्यता मानने के बजाय इसको माना था क्या, विदेशों से आई हुई परंपरा से जोड़ दिया। उन्होंने क्या बोला कि कुछ जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने क्या कहा कि भारत की स्वदेशी सभ्यता नहीं है, यह कहां से है, विदेशों से आई हुई सभ्यता है। ठीक है, इनके कहने का पीछे ये तर्क, इनके पीछे कहने का कुछ तर्क रहा है, उसके बारे में हम बात भी करेंगे। ठीक है, जो इन्होंने विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत का जो जिन विद्वानों ने तर्क दिया उनमें कुछ विद्वान थे। ठीक है, एक का नाम था जॉन मार्शल, एक थे जॉन मार्शल, एक थे जॉन मार्शल, एक का नाम है क्या, व्हीलर, RIAM व्हीलर, इनका पूरा नाम रहता है RIAM व्हीलर, ऐसा हम बोल देंगे क्या, व्हीलर। ठीक है, एक का नाम है चाइल्ड, एक का नाम है चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, इनको बोलते हम लोग गार्डन चाइल्ड, इनको बोलते हम लोग गार्डन चाइल्ड। और कुछ और भी यूरोपीय विद्वान है जो इनके बारे में इसके बारे में कहते हैं विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत। इनका कहना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता है वो स्वदेशी सभ्यता ना होके कोई बाहरी लोगों के द्वारा बताई गई ये सभ्यता है।
अब इनके सभ्यता जब इन्होंने कहा तो कुछ तर्क भी दिया होगा, जिनमें इन्होंने तर्क दिया कि इनका संबंध दिखता है कहां से, मेसोपोटामिया सभ्यता से। इनके कहने का पीछे का तर्क ये था कि जो मेसोपोटामिया मेहुला शब्द का उल्लेख है ये हड़प्पा के लिए ही किया गया है, ठीक है। और इनका और भी मेसोपोटामिया के संबंध के पीछे का तर्क ये और भी था क्या, इन्होंने कहा वहां से तांबा, मनके, ठीक है, रत्न आदि का निर्यात के भी प्रमाण यहाँ मिले हैं, हम लोग भी पढ़ चुके भी हैं पहले, यहाँ हम पढ़ चुके भी हैं, कैसे प्रमाण मिले हैं। अब तकनीकी की बात करें तो यहाँ देखते हैं क्या कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, इन दोनों की तकनीक लगभग मिलते जुलते हैं। कहां से, पश्चिमी एशिया से, पश्चिमी जो एशिया की सभ्यता है वहां से, और जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता थी उनसे दोनों की तकनीकी समानताएं जो थी एक दूसरे से मिलती थी, मतलब कहां से तकनीक एक दूसरे से मिलती थी, मिलती जुलती थी। अच्छा, नगर नियोजन की बात करते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि हड़प्पा में भी सड़कें हैं, ठीक है, जल निकासी प्रणाली है, ईंट का उपयोग देखा गया है दोनों जगह। इनका कहने का मतलब था कि यहाँ भी निकासी के लिए नलिकाएं हैं, जल निकासी के लिए सड़कें हैं, ईंट का उपयोग यहाँ भी हो रहा है, और ये पश्चिमी सभ्यताएं में भी हो रही है, पश्चिमी एशिया सभ्यताओं में, ठीक है, इन साथ को जोड़ रहे हैं। और ये क्या देखते हैं, दोनों का व्यापारिक संबंध को भी देख रहे हैं। यहां से क्या देखते हैं कि जो यहाँ देखते हैं क्या कि व्यापारिक संबंध दोनों क्षेत्र से व्यापक रूप में हो रहा है, आदान प्रदान हो रही है वस्तुएं की, ठीक है। और इनको क्या करने था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो थी मुहरे हैं और मेसोपोटामिया की जो मुहरे हैं, इन दोनों में कुछ समानताएं हैं, इन दोनों में चीनों में, मोरों के चीनों में समानताएं हैं। ये विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत जो दे रहे थे उनका ये तर्क था, इनके पीछे का ये तर्क था कि व्यापारिक संबंध व्यापक लेवल पे थे, मोहरों की समानता थी। तो इनका कहने का मतलब था कि इन आधार पे ये जो विद्वान जो बोल रहे थे, इनका नाम था ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता वो पश्चिमी एशिया से आई है, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता से आई है, जो आगे चलकर ये थ्योरी गलत होती है, ठीक। तो हम इसका आलोचना पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये कहीं से आई सभ्यता नहीं है, ये बल्कि स्थानीय विकास की सभ्यता है। ये वो सभ्यता है जो बहुत लंबे टाइम से सभ्यता चल रही है, जो धीरे धीरे विकास कर रही है। इसका हमें प्रमाण कैसे, हम ये कैसे बोलते हैं कि सभ्यता है इनका स्थानीय सभ्यता है, तो हम क्या देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के मैच्योर टाइम जो था वो हम देखते हैं 2350 1750 का काल है, 2350 BC से लेकर 1750 का काल है। जब हम इससे पहले के काल में देखते हैं कि मेहरगढ़, कालीबंगा, पोर्ट दीजी, ये सब जो स्थल है ये हड़प्पा से पहले का स्थल हुआ, ठीक है। तो हम इस आधार पर मान लिए कि भारतीय जो ये थी, जो भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता है ये क्रमिक रूप से विकसित हुई है, तो उनकी ये एक सिद्धांत गलत हो जाती है। अब दूसरा सिद्धांत के बारे में करते हैं, धर्म और प्रतीक कम स्वदेशी की बात करते हैं, ये पूर्णतः स्वदेशी था धर्म और प्रतीक। जो मातृ देवी है, जो प्रोटोशिव है, ये हमारे क्या देखते हैं, हमारी संस्कृति से मिलती जुलती है, ये सिंधु की मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं मिलती है। प्रोटोशिव कौन है, पशुपति महादेव है, वृक्ष की पूजा, प्रकृति पूजा, ये हमें मेसोपोटामिया में देखने को नहीं मिलती है। अब दोनों की लिपि की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और इथी की मेसोपोटामिया की लिपि में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो क्या है, हम लोग पढ़े बोडो फोस्टल लिपि, कौन सी लिपि है, बोडो फोस्टल, भाव चित्रात्मक लिपि। जबकि यही मेसोपोटामिया की जो लिपि है उसको हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म लिपि, लिख देता हूं CUNIFORM, क्यूनिफॉर्म लिपि। ये हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, इसका मतलब होता है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म लिपि कहां क्या था, ये मेसोपोटामिया की लिपि थी, ठीक। अच्छा, अब हम ये जो बोलते हैं विदेशी, ये बोलते हैं क्या, विदेशी प्रभाव था भारतीय थी, तो ये सिर्फ व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान तक ही सीमित था। जो विदेशी प्रभाव था, ठीक है, ये कहां तक सीमित था, सिर्फ केवल व्यापार तक ही सीमित था। तो हम ये बोलते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तार हुआ है वो कोई बाहर से नहीं आई हुई सभ्यता है, वो यही क्रमिक विकास का दौर, यही क्रमिक विकास का दौर है। आज के विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का मूल स्वदेशी मान लिया। आज का माने इसको मूल स्वदेशी, मतलब मूलतः इंडियन था। और विद्वानों का ये भी कहना है कि हाँ, बाहरी सभ्यताओं से हमारे व्यापार और संस्कृति संबंध अवश्य थे, लेकिन हम कोई बाहरी सभ्यताओं के द्वारा बसाए गए नहीं थे। इसलिए ये मानना विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत ये पूर्णतः गलत हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या चीज, आर्यन थ्योरी, आर्यों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्यों द्वारा उत्पत्ति के, अब आगे पढ़ेंगे हम आर्यों द्वारा उत्पत्ति के सिद्धांत।
तो हम बात अब करेंगे आर्यों द्वारा उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? अभी अभी हमने पढ़ लिया किसके बारे में? विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। जब हम आर्यों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं तो इसके जो प्रस्तावक थे, इनके जो मत को प्रस्तुत किए थे, उनका नाम था क्या चीज? क्या चीज? रामचंद्रन। रामचंद्रन, ठीक है, रामचंद्रन और सहायनंद, ये दो विद्वान थे जिन्होंने इसके बारे में क्या कहा? इन्होंने ही दिया था आर्यों का उत्पत्ति का सिद्धांत। इनका कहना था कि सिंधु धर्म और वैदिक धर्म के बीच में बहुत सारी समानताएं थी, इसलिए इन्होंने कहा कि ये सभ्यता आर्यों के द्वारा उत्पन्न की गई थी, या आर्यों की उत्पत्ति मतलब आर्यों के द्वारा उत्पन्न इसके की गई थी। इसके पीछे के बहुत सारे तर्क थे, जिनमें इनका मुख्य तर्क था कि जो सिंधु की लिपि है और उसका प्रतीक है, जो सिंधु का लिपि है और उसका प्रतीक है, लिपि और उसका प्रतीक है, उसको देखने में ऐसा लगता है कि अब हम पढ़ेंगे आर्यों के उत्पत्ति का सिद्धांत। तो जो आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत जिसने दिया उनका नाम था रामचंद्र, और एक व्यक्ति का नाम था सहायनंद या सहायनंद, ठीक है। एक थे एक रामचंद्र सहायनंद, एक थे रामचंद्र। जब हम इनके आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत में बात करते थे, इनका तर्क ये रहता है कि इन्होंने पहली बात कहा कि इन्होंने देखा कि सिंधु धर्म और वैदिक धर्म, ठीक है, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की धर्म है और वैदिक धर्म है, इनके बीच में कई समानताएं हैं, जिनमें इन्होंने पहला देखा कि जो देव पूजा में समानता देखा। इन्होंने क्या देखा? देव पूजा में समानता देखा। इन्होंने देखा क्या कि सूर्य, अग्नि और जल जैसे प्रतीक, मतलब जल जैसे जो प्राकृतिक तत्व है उनकी पूजा यहाँ दिखाई देती है सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये वैदिक धर्म में भी इनकी पूजाएं होती थी, वैदिक धर्म में भी इनकी पूजा हो रही है, ठीक है। किसका? प्रकृति पूजा, ठीक, जैसे सूर्य, अग्नि, जल, इन सब की पूजा दोनों जगह दिख रही है। इन्होंने क्या देखा कि सिंधु घाटी की जो लिपि है, ठीक है, सिंधु घाटी की जो लिपि है, इसमें इन्होंने देखा क्या? वैदिक और अग्नि की पूजा से दोनों जगह जुड़े हुए हैं। मतलब मोहरों और मूर्तियों पर कुछ ऐसे चिन्ह है जिन्हें की वैदिक युग में भी दिखाई पड़ते हो, और वो सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देते हैं। जैसे अग्नि, ये दोनों जगह था अग्नि पूजा। वैदिक यज्ञ, ये सिंधु घाटी में भी देखने को मिलता है अग्निकुंड के रूप में, ये दोनों जगह दिखाई पड़ता है। ये बोलते कौन? रामचंद्रन और ये सहायनंद। और इन्होंने कहा कि सिंधु समाज में, सिंधु घाटी सभ्यता की समाज थी, इन्होंने कहा कि यहाँ की जो समाज थी वो पितृसत्तात्मक स्वरूप में थी, पितृसत्तात्मक, जो कि वैदिक संस्कृति में भी देखा जाता है। तो पैतृक मतलब जो है पितृसत्तात्मक समाज है, जो बोलते हैं क्या? वैदिक परंपरा से मेल खाती है। और ये क्यों बोलते हैं पितृसत्तात्मक? क्योंकि यहाँ देखा जाता है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुछ जो मूर्तियां मिली है उनमें किसका मूर्ति मिला है? प्रोटो शिवा का, मतलब हमारे किसके? महादेव, जिनको बोलते हैं हम लोग महादेव या पशुपति, ठीक। ये इनका पीछे का तर्क था, लेकिन इनका आलोचना होता है। इनका आलोचना का कारण ये था कि काल में बहुत ज्यादा असंगति थी। इनका जो समय ड्यूरेशन दिया जाता है इसमें काफी ज्यादा अंतर थी। जो आर्यों का आगमन का अधिकतर विद्वानों ने मत दिया आने का भारत में, वो बोला जाता है 1500 ईसा पूर्व के आसपास। एक बोगाज कोई अभिलेख है, उसमें भी देखा जाता है कि 1400-1500 के आसपास बताया जाता है आर्यों का आगमन। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम पतन की बात करते हैं तो 1900 या 1750 के आसपास, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हम देखते हैं। यानी दोनों के बीचों का अंतर लगभग 250 साल से लेके 400 साल के बीच में थे, 400 साल के बीच में है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि ये तो तर्क इनका गलत है, आर्यों का के द्वारा इस सिद्धांत का उत्पत्ति, मतलब सिंधु घाटी का उत्पत्ति, ये तो पूर्णतः गलत है। अच्छा, अब बात करें इनकी संस्कृति के बारे में। इन्होंने बोला संस्कृति, तो संस्कृति में बड़ा अंतर है। जहां सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन थे, जल निकासी का अच्छा प्रबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और यहां दिखाई देता क्या कि मूर्ति पूजा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब क्या देखा गया कि मूर्ति की पूजा होती है, जिसे प्रोटो शिव, मातृदेवी। जबकि हम वही वैदिक सभ्यता में क्या देखते हैं कि यहाँ समाज कैसा है? ग्राम आधारित समाज है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर आधारित समाज था, वहां भी ग्रामीण समाज था, लेकिन वहां नगर नियोजन भी था। जहां की देखा सिंधु घाटी सभ्यता की अभी जहां तक लिपि नहीं पढ़ी जा चुकी है, वही वैदिक सभ्यता की देखी जाती है कि वहां की वेद को हम पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद को। सिंधु घाटी सभ्यता में एक वेद है ऋग्वेद, जिसको हम पढ़ चुके हैं, जो हम सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहे, सॉरी, वैदिक काल का एक स्रोत है ऋग्वेद, उसको हम पढ़ चुके हैं। वैदिक सभ्यता में देखते हैं अग्नि पूजा होती है। ऐसे अग्नि पूजा तो सिंधु सभ्यता में भी होती थी, बट वह मूर्ति पूजा भी थी। बट हमें वैदिक सभ्यता में कई मूर्ति पूजा का प्रमाण अभी तक मतलब देखने को नहीं मिलता है। अग्नि पूजा यहाँ देखने को मिलती है, यज्ञ देखने को मिलते हैं।
और यहाँ ये भी देखा जाता है कि दोनों के धार्मिक परंपराओं में और जीवन शैली में कुछ बेसिक अंतर भी। तो इस आधार पे ये तर्क भी गलत हो जाता है, इस आधार पे ये तर्क भी उनका गलत था। लिपि, नगर नियोजन, धर्म के बारे में मैंने नगर नियोजन की बात कर ही ली, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर था। अभी कुछ एक नए रिसर्च में सिद्ध हुआ है, जो अभी जेनेटिक्स, आजकल हम जो बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में अभी वर्तमान में सिद्ध किया हुआ है कि जो अभी वर्तमान में जो उत्खनन हो रहा है उससे ये अभी तक कहीं सिद्ध नहीं हो पाया कि आर्य ही हड़प्पा वासी थे। ये कहीं अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया कि आर्य ही हड़प्पा वासी थे। जबकि इन रिसर्चों से एक चीज और पता चला पुरातात्विक प्रमाण से कि आर्य और सिंधु संस्कृति के बीच में प्रत्यक्ष रूप से कोई संयोजन की कड़ी नहीं पाई गई। ठीक है, यह था आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत। मतलब ये आर्यों की सिद्धांत की उत्पत्ति का सिद्धांत भी गलत है। मुख्यतः तो यही है कि आर्यों का भारत में आक्रमण आने का कार्य दिखता है 1500 ईसा पूर्व के आसपास, 1500 बीसी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म होने कब दिखता है? 1750। ठीक, तो हम आगे बात करेंगे अब द्रविड़ द्वारा उत्पत्ति के सिद्धांत। द्रविड़ द्वारा उत्पत्ति के सिद्धांत, तो जब हम द्रविड़ द्वारा उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक हैं राखलदास बनर्जी। और इसमें कुछ और भी विद्वान हैं, और कुछ और इसमें भी विद्वान हैं, इसमें और भी विद्वान हैं। किसके? द्रविड़ द्वारा उत्पत्ति के सिद्धांत है। ठीक है, राखलदास बनर्जी के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के मूल द्रविड़ संस्कृति ही है। ये राखलदास बनर्जी ये कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, का जो मूल स्वरूप है वो द्रविडियन सभ्यता ही है या द्रविडियन संस्कृति ही है। ये राखलदास बनर्जी का तर्क था। और इसके पीछे का तर्क क्या, मतलब इनके कहने के पीछे का तर्क क्या था? इनके पीछे कहने का तर्क ये था कि सिंधु लिपि और द्रविड़ भाषा का संबंध, पहले देखते हैं क्या सिंधु लिपि और द्रविड़ भाषा का संबंध के बारे में। ठीक है, इनका कहना था कि सिंधु लिपि अब तक अपठित है, जिसको अभी तक पढ़ा जा चुका नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इसके प्रतीक जो है द्रविड़ भाषाओं से मेल खाते हैं। अभी तक सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन कुछ विद्वान का मानना है, जिसमें एक विद्वान का नाम है परपुल्ला। ये एक विद्वान है जिनका नाम है परपुल्ला। इनका मानना क्या है कि जो इसके प्रतीक है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो द्रविड़ भाषाओं से मेल खाती है। इनका कहने का मतलब था, जब इनका कहने का मतलब था दक्षिण भारत में देखते हैं क्या कि द्रविड़ भाषाएं अब भी प्रचलित है। भारत के जो दक्षिण क्षेत्र है, ये क्षेत्र है लगभग, यहाँ आज भी ये भाषा प्रचलित है। कौन? द्रविडियन। जो द्रविडियन भाषा है वो आज भी यहाँ प्रचलित है, जिससे यह पता चलता है कि ये जो भाषा है, यह सिंधु घाटी जो द्रविडियन भाषा है, उसको निरंतर, मतलब वो लगातार प्रोग्रेस किया है। ठीक है, इनके पीछे का और तर्क था मातृ देवी और पशुपति का पूजा, पशुपति पूजा। ठीक है, हड़प्पा से कई मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, बहुत सारी मूर्तियां मिली है। ठीक है, यह जो ये, ठीक है, सॉरी, जो देखते हैं हम लोग कि हड़प्पा से कई सारी मातृ देवी की मूर्तियां मिली। यही परंपरा दक्षिण भारत में शक्ति पूजा और उर्वरकता या फर्टिलिटी मतलब वर्शिप से जुड़ी मानी जाती है। जो दक्षिण भारत में जो पूजा होती है, शक्ति की पूजा और उर्वरता की पूजा, इन दोनों को जोड़कर एक साथ देखी जाती है। कौन देखा? राखलदास बनर्जी। उनके पीछे कहने का तर्क ये था कि दोनों की मेल खाती है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं पशुपतिनाथ की, मतलब पूजा की। तो मोहनजोदड़ो से में कई मोहरें मिली है जिसपे शिव का आदि रूप बनाया गया है, या पशुपतिनाथ का बहुत प्राचीन आदि रूप, पहला वाला रूप बनाया गया है। ये जो उनका रूप है, ये द्रविड़ परंपरा से संबंधित मानी गई। किनके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। ये क्या बोलते हैं कि जो शिव की जो आदिम प्रतिमा है या आदिम आकृति है, ये द्रविड़ परंपरा से संबंधित मानी गई। इसके आधार पर बोलते हैं कि द्रविड़ों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति की गई। और इन्होंने एक और बात बोला, यहाँ जो हम लोग देखते हैं क्या चीज, नृत्य करती हुई मूर्ति, जो एक युक्ति का या डांसिंग गर्ल बोलते हैं उसको, वो किसी की कांसे की थी। और यहाँ के देखते हैं आभूषण और यहाँ का वेशभूषा,
ये सारी जो देखते हैं इनको ये जोड़ के क्या बता रहे कि द्रविड़ियन संस्कृति जैसी दिखाई पड़ती है। ठीक, कैसा? द्रविड़ियन जैसा। ठीक है, तो एक बात तो सही हो गया। और इन्होंने ये भी बता दिया कि ये सभ्यता कोई विदेशी सभ्यता नहीं थी। ये सभ्यता कहां से? ये सभ्यता जो थी यही क्रमिक विकास में बनी है। कहां की? भारत की सभ्यता से। भारत में जो उस समय सभ्यता थी, मतलब द्रविड़ियन की सभ्यता संस्कृति, उनसे ये क्रमिक विकास हुई है। मतलब जो विदेशी मूल का जो सिद्धांत था उसको तो इन्होंने भी नकार दिया, इन्होंने उन्हें भी नकार दिया। लेकिन इनमें भी आलोचना, इनकी भी आलोचना हुई। इनकी आलोचना के पीछे का तर्क ये था कि सिंधु लिपि अभी तक अपठित रही है, लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, जो कि ये अभी तक सिद्ध नहीं कर पाया कि द्रविड़ भाषा, ठीक है, जो अभी तक ये सिद्ध नहीं कर पाया कि द्रविड़ भाषा के साथ इसका प्रमाण, क्योंकि अभी तक लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। इनका आलोचना का पहला पक्ष है। एक और है, द्रविड़ संस्कृति से समानताएं होने के बावजूद भी सीधा और कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हम यहां देखते हैं कि द्रविड़ संस्कृति से समानताएं तो है, इस बात को मानते हैं, लेकिन कोई अभी तक सीधा और ठोस सबूत ऐसा अभी कुछ नहीं मिला है। जबकि कई इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं संधिपुर सभ्यता एक मिश्रित थी, जिसमें आर्य भी थे, द्रविड़ भी थे और स्थानीय संस्कृति के भी लोग थे। जो ये तो पूरी तरह से गलत है, मतलब बहुसंस्कृतिक हो सकती है। ये तो आलोचना के एक और तर्क बन गया कि बहुत सारे विद्वानों का कहना यह है कि संस्कृति एक संस्कृति का भाग नहीं है। इस संस्कृति में आर्य भी थे, द्रविड़ भी थी, स्थानीय संस्कृतियों का मेल भी था। तो हम तो बहुत चीजों देखने को मिलता है। यहाँ आर्यों के साथ भी दिखता है हमारा संबंध, द्रविड़ के साथ भी सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ना कुछ दिखता है, स्थानीय संस्कृति में कुछ मेल होती है। हाँ, अब रही क्या चीज, हमें रह गई किसकी? मातृदेवी और पशुपति पूजा के। जो हम बोले कि मातृदेवी और पशुपतिनाथ की पूजा दक्षिण भारत में देखी जाती है। तो ये दोनों जो पूजा थी केवल द्रविड़ियन परंपरा में ही नहीं सीमित रही थी, बल्कि अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी देखने को मिली है। किसकी पूजा? मातृदेवी, मातृदेवी की पूजा। मातृदेवी की पूजा सिर्फ द्रविड़ियन सभ्यता में नहीं मिलती है, अन्य प्राचीन सभ्यताओं में मिलती है। पशुपतिनाथ का भी सेम, पशुपतिनाथ का भी वही था उनकी, और मतलब और भी सभ्यताओं में देखने को मिलती है। मतलब ये भी हमारा तर्क गलत है, जिस आधार पर हम तर्क समझ लगा रहे हैं, ये भी हमारा तर्क गलत है। तब हम बात करते हैं अगला, स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत या स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। जो स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत था वो दो व्यक्तियों के द्वारा मुख्यतः दिया गया। एक का नाम था रोमिला थापर, एक का नाम था रोमिला थापर, और एक थे अमलानंद घोष। दो व्यक्ति, रोमिला थापर और अमलानंद घोष। जो रोमिला थापर है ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, ठीक है, और जो अमलानंद घोष है ये एक पुरातत्वविद है। इनके पीछे का तर्क क्या था? ठीक, इन्होंने बोला था स्थानीय ही था। इनके पीछे का तर्क था, पहला नंबर था मेहरगढ़। इन्होंने देखा कि मेहरगढ़ की निरंतरता की बात की, मतलब क्रमिक विकास की बात की मेहरगढ़ से। देखते हैं कि मेहरगढ़ जो वर्तमान में कहा है बलूचिस्तान में, 7000 ईसा पूर्व में यहाँ देखते हैं कि कृषि, पशुपालन और ग्रामीण जीवन का यहाँ विकास हो चुका है। ग्रामीण जीवन की शुरुआत हो चुका है। कहां से? मेहरगढ़ से। ये देखते हैं कि ये क्रम धीरे धीरे पहले प्री हड़प्पा, फिर हड़प्पा, फिर उत्तर हड़प्पा, मतलब हम बोलते हैं कि क्रमिक विकास हो रहा है मेहरगढ़ का। इसका मतलब यह है कि यह सभ्यता का अचानक विकास नहीं हुआ है, कोई विदेशी संस्कृति का प्रवेश नहीं है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में ही विकसित एक सभ्यता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इनसे पहले इन्होंने एक व्यक्ति ने बोला था विदेशी प्रभाव का मतलब था इसी पे, मतलब इस संस्कृति के ऊपर। जिनमें हम ये बात बोल सकते हैं कि मतलब कुछ विद्वानों का कहना था कि विदेशी प्रभाव का यहां अभाव था। जैसे कुछ विद्वानों ने कहा था कि ये जो सभ्यता है विदेशियों के द्वारा उत्पन्न की गई सभ्यता थी, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने रोमिला थापर और अमलानंद घोष कहते हैं कि हमें विदेशी प्रभाव का कोई दिखाई नहीं पड़ता है, विदेशी प्रभाव इस पर कोई दिखाई पड़ता ही नहीं है। कहीं भी हड़प्पा नगरों में यह स्पष्ट कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि कोई बाहरी संस्कृति आकर अचानक सब कुछ बदल दे। यहां दिखता क्या है? क्रमिक विकास हो रहा है। पहले प्री हड़प्पा थी, फिर हड़प्पा आया, फिर उत्तर हड़प्पा आया। कहीं एकाएक नहीं हुआ कोई विदेशी आते हैं और हड़प्पा की कोई ऐसे एकदम स्पष्ट रूप से कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि एकाएक आकर संस्कृति में या बाहरी संस्कृति आकर अचानक सब कुछ बदल देती है। इसके पीछे का तर्क भी है उनका
कि जो नगर नियोजन थी वो हम देखते कि ग्रिड सिस्टम में थी, नालियां एकदम अपने पैटर्न में थी, अनाज भंडारण की सुविधा थी, जो कहीं उस समय की अन्य सभ्यताओं में इतनी सुव्यवस्थित रूप से नहीं देखने को मिलती है। मतलब हम कह सकते हैं कि शहरी योजना और तकनीकी भारतीय मिट्टी पर ही विकसित हुई थी। तो मतलब उनका जो विदेशी तर्क था, यह भी उन्होंने इसको खंडन कर दिया कि यहां ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, हम बात करते हैं जब सिंधु घाटी की कृषि की बात करते हैं, देखते हैं कि कौन बताया, रोमिला थापर करते हैं कि यहाँ जब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी में कृषि और पशुपालन में, तो यहाँ देखते हैं कि ये स्थानीय रूप से इनकी विकसित हुई है, स्थानीय परंपरा रही है, 9% काल से स्थानीय रूप से बढ़ रही है। यहाँ पे जैसे गेहूं, जौ, तिल, कपास जैसे फसलें पहले मेहरगढ़ में मिलती है। सबसे पहले कहां से? मेहरगढ़ में। गेहूं मिले, जौ मिले, तिल मिली, कपास मिली, ये सब फसलें कहां पे? मेहरगढ़ में पहली बार मिलती है। और ये कहीं दिखता नहीं है। कपास तो सबसे पहले सिंधु घाटी में उगाई गई थी। जैसे और हम बात करें पशुपालन में, जैसे पशुपालन में थी गाय, भैंस, बकरी, बैल। ऐसे गाय का कहीं तरह से भी साक्ष्य मूलतः प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन बैल का मिला है। तो बैल तो इस तरह नहीं आ जाएंगे अगर गाय ना हो तो इसका मतलब कि हम पालतू पशु भी बनाने की शुरुआत यहां अपने क्रमिक रूप से हुई है, जो यह बताता है कि हड़प्पा की अर्थव्यवस्था स्थानीय कृषि पशुपालन पर आधारित थी। तो जो स्थानीय पशुपालन था, इसका मतलब कि स्थानीय लोगों के द्वारा ही इसका उत्पत्ति किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मातृ देवी की पूजा। तो मेहरगढ़, ठीक है, तो हम जब देखते थे मेहरगढ़ और प्री हड़प्पा से पहले के काल में भी देखते हैं कि मातृ देवी की पूजा होती थी, उसका प्रमाण मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह पशुपतिनाथ, ठीक है, जैसी मूर्तियां तब भारत की संस्कृति परंपरा से पहले से ही संबंध दिखाई देता है, भारतीय परंपरा से पहले से मेलखान से दिखाई पड़ता है। और कोई भी धार्मिक प्रतीक या विश्वास, कोई भी विदेशी विश्वास जो धर्म के प्रति विश्वास हो, हमें अपनी सभ्यता में देखने को मिलती नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। तो अमलानंद घोष और रोमिला थापर का यही तर्क था इसके पीछे। जबकि इनकी भी आलोचना कुछ विद्वानों ने की है, हमेशा आलोचना पढ़ना नहीं है, बट हमने एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ विद्वानों ने इनका भी आलोचना की। कुछ विद्वानों का मानना था, यह मानना है कि पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार और संपर्क के तकनीक और विचारों का आदान प्रदान में इसका योगदान दिया। कुछ विद्वान तो यही बोले थे, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, कि पश्चिमी एशिया से आया था और व्यापार के तकनीकी विचार का आदान प्रदान के बाद इसका विकास हुआ, जो ये गलत है, पूर्णतः गलत है। लेकिन बहुत सारे विद्वान ये बात मानते हैं, कि अधिकांश विद्वान मानते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, स्थानीय या स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत वो सही मानते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम जितने भी पढ़े, उसमें जितने भी हम उत्पत्ति के संबंध पढ़े, उसमें सबसे ज्यादा या अभी तक सबसे अधिक सही सत्य कोई है या सच अभी तक प्रमाणिक मानी गई है, तो यही सिद्धांत है, स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत या स्वदेशियों द्वारा उत्पत्ति के सिद्धांत। रोमिला थापर और अमलानंद घोष द्वारा यही जो तर्क था, ये काफी हद तक सही रहा है। अभी तक इसके बाद अभी तक कोई तर्क नहीं आया जो इसको खंडन कर सके। तब हम आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में, इसने क्या कहा। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में, कि पतन के बारे में कौन से विद्वानों ने क्या क्या अपनी मत दी। हम पहले विद्वान के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सर जॉन मार्शल। इन्होंने यहां पे बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ में डूबने के कारण मतलब समाप्त हो गई। ये सोचने वाली बात है कि क्या एक इतनी बड़ी सभ्यता बाढ़ में डूबने से खत्म हो सकती है। तो इनके पीछे इन्होंने मत क्या दिया कि सिंधु क्षेत्र में लगातार बाढ़ आ रही थी, सिंधु नदी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी बहुत सारी नदी किनारे थी, तो इनका कहना था कि सिंधु क्षेत्र में लगातार बाढ़ आ रही थी। बाद के शहरों के घर और गलियां, जो बाढ़ के कारण शहर में जो घर थे, गलियां थी, अनाज भंडारण थे, वो धीरे धीरे नष्ट होते गए। इनका कहना था कि जब हम मोहनजोदड़ो की खुदाई में हम कई बार देखते हैं कि बार बार परतें मिलती है, एक के बाद एक परत, एक के बाद एक परत, मतलब असाधु के रूप में जमा होना, जिसके कारण इनका कहना था कि बार बार लोग बाढ़ से लोग परेशान होकर शहर की तरफ चले जाते थे, शहर छोड़ सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाते, शहर छोड़ सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाते थे, जो कि पूर्णतः गलत है। हम ये एक मत गलत है। ठीक है, फिर एक थे व्हीलर एंड चाइल्ड। इनका कहना था कि आर्यों का आक्रमण कैसे, ये तो पूर्णतः ही गलत है। व्हीलर और चाइल्ड का कहना था 1940 के दशक में
जब मोहनजोदड़ो में कुछ कंकाल मिले तो व्हीलर ने इन्हें मृत्यु का दृश्य कहा। व्हीलर इन्हें क्या कहा? मृत्यु का दृश्य। और उनका मानना था व्हीलर का और चाइल्ड का कि ये जो मृत लोग है, स्थानीय लोग का जो वध किया गया है, ये आर्यों के आक्रमण के द्वारा ही किया गया। जब आर्य ने आक्रमण किया तब किया गया। तो और भी हो सकता है कि क्या सिर्फ आर्यों ने यहाँ के लोगों को मारा? यहाँ के लोगों ने भी तो मारा होगा। तो विनोद चाइल्ड का कहना यह था कि आर्य के लोग घोड़े के साथ आए थे और रथ लेकर आए थे, जिससे वे सिंधु सभ्यता के लोगों के ऊपर भारी पड़ गए। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि आर्य और हड़प्पावासियों को भी संघर्ष हुआ, जिस सभ्यता का अंत हुआ। जबकि आज के दृष्टिकोण में यह जो मत दिया जाता है व्हीलर और चाइल्ड के द्वारा, ये बहुत ज्यादा विवादास्पद है। अधिकांश इतिहासकार इसे गलत मानते हैं। एक व्यक्ति का नाम है वाल्टेयर हेयर सर्विस। ठीक, इन्होंने कहा कि जो वनों की कटाई है, संसाधनों की कमी है, पर्यावरण में असंतुलन हो रहे हैं, उनके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। जो कि मत सही भी है। हमें देखने से लगता है कि यह मत सही भी हो सकती है। अधिकांश विद्वानों का यह मत सही भी मानते हैं। इनके पीछे करने का मत यह था कि सिंधु सभ्यता के लोग बड़ी मात्रा में लकड़ी जलाते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता में देखी जाती है कि यहाँ की मकानें पक्की हुई ईंट की बनती थी। तो जब पक्की ईंट बनती हुई तो उसको तो लकड़ी से ही जलाकर पकाए जाते होंगे। कृषि का विस्तार हुआ था यहाँ पे, तो वनों की कटाई भी तेज हुई होगी। इसके कारण क्या हुआ? वन की कटाई में वृद्धि हुई, जलवायु असंतुलन हुए। परिणाम के रूप यह हुआ कि भूमि बंजर होने लगी, उपज घटने लगी, संसाधन की कमी हो गई, और इसी चलते क्या हुआ कि पर्यावरण में लगातार असंतुलन होने लगा। जब पर्यावरण में लगातार असंतुलन होने लगेगा तो कहीं भी टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यह था वाल्टेयर हेयर सर्विस का मत। इनके कहने का मतलब था वनों की कटाई हुई। वनों की कटाई क्यों हो रही है? कृषि करने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए, ईंट पकाने के लिए, कृषि विस्तार के लिए। तो जब वनों की कटाई हो रही है, लगातार कृषि हो रही है, तो भूमि बंजर भी होगी ना, उपज घटेगी भी, संसाधन में फिर कमी भी आएगी। आप बोलोगे फिर लकड़ी आए, तो लकड़ी तो एक दिन की चीज है नहीं, जंगल एक दिन की वन एक दिन का तो चीज है नहीं। तो जब इकोलॉजी डिस्टर्बेंस होगा, परिस्थिति डिस्टर्बेंस होगा, तो वहां विनाश होगा ही। जैसे आज के परिदृश्य में हम लोग देखते हैं क्या कि आज ही हमारी जो वातावरण है लगातार गर्म हो रही है दिन प्रतिदिन, तो पर्यावरण असंतुलन ही तो है। जो कि ये मत सही मानी जाती है। वाल्टेयर प्रोफेसर की ये मत सही मानी जाती है। एक दो विद्वान और आगे हम पढ़ेंगे, दो विद्वान के बारे में अभी जस्ट। एक का नाम था ऑरेल स्टील, एक का नाम था एएन घोष, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष और ऑरेल स्टील, इनका कहने का मतलब था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो जलवायु परिवर्तन से हुआ है। जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो नदी भी अपना मार्ग बदलने लगी, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का पतन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो मौसम में सूखा पड़ने लगा, मतलब एयर जो थी ड्राई होने लगी। जब जलवायु परिवर्तन होना शुरू हुआ तो नदियों ने अपना मार्ग भी बदलना चालू कर दिया। इसमें देखे जाते, इनका कहना था कि इस समय घगर हकरा नदी, जिसको वर्तमान में कहा जाता है सरस्वती नदी, उसको पहले बोलता था हकरा नदी, सरस्वती को हकरा नदी, ये दोनों नदियां सूख गई, घगर और हकरा नदी, जिसको सरस्वती बोलते हैं। और सिंधु नदी अपना रास्ते को बदल ली, जिसके कारण कि यहां पर खेती करना मुश्किल हो गया। जीवन का में पानी का यूज बहुत ज्यादा था, तो वो धीरे धीरे कम हो गए, तो जीवन पर भारी असर पड़ा। इनका कहना था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब ये अपनी नदियां मार्ग बदली, नदियां सूख गई, तो इन्होंने अपने शहर खाली करके निकल गए यहां से, जो ये भी मत सही है। एक विद्वान का नाम है के.ए.आर. केनेडी, के.ए.आर. केनेडी, एक का नाम है के.ए.आर. केनेडी, यू नहीं के.ए.आर. होता है, के.ए.आर. केनेडी। इनका कहना था कि ये जो सभ्यता का जो अंत हुआ है, समाप्ति हुई, वो मलेरिया महामारी और भूकंप जैसे से हुई है। मलेरिया महामारी या भूकंप से बोले। केनेडी ने बताया कि मोहनजोदड़ो में कंकालों में बीमारियों के लक्षण पाए गए, शायद उस समय मलेरिया होगी, जैसी महामारी जो बीमारी होगी उसमें मलेरिया होगी जो लोगों को नष्ट किया। इसके अलावा इनका कहना था कि भूकंप और प्रकृति आपदा भी इनके कारण हो सकती है। मतलब केनेडी का कहना था ये जो सभ्यता है प्राकृतिक आपदा है और महामारी के साथ के द्वारा सभ्यता का ह्रास हुआ। प्राकृतिक आपदा से तो चलो कोई एक सभ्यता का अंत हो सकता है, महामारी से क्या एक सभ्यता का अंत हो सकती है, जो गलत है। यह कहना
गलत है। एक विद्वान है जिनका नाम है जिम जी सेफर। जिम जी सेफर। इनका कहना था कि यहाँ कोई आक्रमण, मतलब कोई भी आर्यों का आक्रमण नहीं हुआ था। इसको तो पूरी तरह नकार देते हैं। मतलब जो आर्यों का आक्रमण था इनको ये पूरी तरह से नकारते हैं। कौन? सेफर, जिम जी सेफर। उनका कहना था कि सभ्यता अचानक खत्म नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे स्थानीय संस्कृति रूपांतरित हुई। उनका कहना था कि सभ्यता अचानक नहीं खत्म हुई है, यह सभ्यता धीरे धीरे स्थानीय संस्कृति रूपांतर हुई। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से कोई और सभ्यता में रूपांतरित हो गई। इनके कहने का कारण था कि व्यापार में लगातार गिरावट आ रहे थे। राजनीतिक केंद्रीकरण टूटने से शहर कमजोर होने लगे। जो राजनीतिक केंद्रीकरण था, जो हम पढ़े हैं कौन? व्यापारिक वर्ग, शिल्प वर्ग जो शासन चलाते थे, उनमें आपस में टूट होने लगी, जिसके कारण प्रशासन कमजोर होने लगा। यह कहना था जिम जी सेफर का। इन्हीं का कहना है कि सभ्यता खत्म नहीं हुई, यही सभ्यता आगे चलकर धीरे धीरे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत परिवर्तित हो जाती है। जो कहना गलत है, क्योंकि हमने पढ़ चुका है वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे अंतर हैं। एक व्यक्ति का नाम है डीपी अग्रवाल और सूद। ये हमारे दो विद्वान है, डीपी अग्रवाल और सूद। इनका कहना था कि जो नदियां थी वो बार बार अपना जल प्लावन करती थी, मतलब जल भर जाना, और नदियां अपना रास्ता बदल लेने के कारण खेती नष्ट करने लगी। जिस पर रास्ता बदलने का मतलब है रिवर शिफ्टिंग, रिवर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगी। इनका कहने का मुख्य कारण था कि इनका कहने का मतलब था कि सतलज और यमुना अपना दिशा बदल ली, जबकि इनका कहना था कि सरस्वती नदी सूख गई। यही इनका मुख्य कारण था। डीपी अग्रवाल और सूद का कहना था, जो ये भी तर्क गलत है। मतलब इनका कहने का मतलब था नदियों ने मार्ग बदल लिया और बाढ़ की समस्या से सभ्यता ये समाप्त हो गई, जो कि पूर्णतः गलत है। तो हम क्या माने कि ये सही है? तो हम मानते हैं मैक्सिमम अभी तक सबसे सर्वाधिक सत्य मानते हैं वाल्टर फेयर सर्विस। वाल्टेयर का है और किसका है? वाल्टेयर का है और किसका है? ऑरेल एस्टिनो और ए.एन. घोष का है। इन दोनों ने जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की, वनों की कटाई की बात की, संसाधनों की कमी की बात की। अगर हम समग्र रूप से बात करें, इस निष्कर्ष पर निकले कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ कैसे, तो इसके एक मत नहीं हो सकते, क्योंकि बाढ़ आने से एक बाढ़ आने से नदियां कभी भी एक सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती। एक दिन में नदियों का मार्ग बदलने से समाप्त नहीं हो सकती। वनों की कटाई कुछ एक दिन में तो होने से हो नहीं सकती। ये प्रक्रिया बहुत लंबी चली है, बार बार बाढ़ आई है वहां पे, नदियों के मार्ग लगातार बदली अपनी, वनों की कटाई और पर्यावरण और संतुलन ज्यादा रहा है। इसलिए आज के इतिहास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कोई समान प्रक्रिया नहीं थी, एक जटिल और बहुकारणिक प्रक्रिया थी। मतलब एक रूप से इसका मतलब पतन नहीं हुआ है, इसके बहुत सारे कारण थे। यह था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। हम अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। ठीक, ये जो था हड़प्पा स्थल, इसको खोजा था पहली बार दयाराम साहनी ने। खोजा व्यक्ति का नाम है दयाराम साहनी, और इन्होंने खोजा कब? 1921 में। कब? 1921 में। और किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ये जो हड़प्पा है वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत के अंतर्गत आता है, पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक, पाकिस्तान का कौन सा जिला? सहवाल जिला करता है। ठीक, और ये प्रांत कौन सा है पाकिस्तान का? जो पाकिस्तान का प्रांत है वो पंजाब प्रांत है। जो हमारा पंजाब है उसका पाकिस्तान वाला हिस्सा तरफ है हड़प्पा। और नदी कौन सा है? रावी नदी के तट पे। पहले हम ये देख लेंगे हड़प्पा है कहाँ। हड़प्पा ये है, मैप में हड़प्पा ये है। मैप में हड़प्पा कौन सा है? ये है। अगर हम बात करें हड़प्पा का, तब मैप में हड़प्पा ये। और नदी कौन सा है? यहाँ पर रावी नदी है, ये रावी नदी। इससे राइट कर दो, हाँ ठीक है, इससे कर दो। किस तट पे है? रावी नदी के तट पे। ठीक, तो हम बात करते हैं कि ये जो हड़प्पा है इसको खोजा दयाराम साहनी ने। है नदी रावी नदी के तट पे किनारे, और जिला है कौन सा? सहवाल जिला। कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब पर। ठीक, अब हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा, वो था हड़प्पा। इसी के नाम पे इस सभ्यता का नाम पड़ा था हम हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत सारी वस्तुओं की प्राप्ति हुई, जिनमें एक है विशाल स्नान मतलब अन्न रखने वाला अन्नागार। ठीक है, विशाल अन्नागार। ठीक, और हमें यहां से नलियां और सड़कें भी मिली है। ठीक है, जो सड़कें हैं वो ग्रिड पैटर्न में है। जो यहां से हमें सड़कें मिली है वो किस पैटर्न में है? ग्रिड पैटर्न में है। जो उत्तर दक्षिण और
पूरा पश्चिम दिशा में इस ढंग से। ये हम बात की थी नालियां और सड़कें के बारे में, नालियां और सड़कें के बारे में हम बात, ठीक। हम बात करते हैं किसके बारे में, तो यहाँ का बात करते हैं हम क्या, कृषि के बारे में। कृषि के बारे में कहा, हड़प्पा से। यहां से गेहूं और जौ के दाने मिले, गेहूं और जौ के दाने मिले। ये यहां से ये दिखाता है गेहूं और जौ दाने से कि हड़प्पा वासी खेती पे आधारित था, मतलब यहाँ के हड़प्पा वासी खेती करते थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं धर्म के बारे में। तो यहाँ पे हमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई देता है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, हम कुछ देर पहले इसके बारे में बात किए भी थे, जो किसके दिखाई देते, प्रजनन का प्रतीक दिखाई देते, प्रजनन का प्रतीक। यहां हम देखते हैं क्या कि कुछ सील मतलब कुछ मोहरे और कुछ बर्तनों पे स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई पड़ता है। ये चीज स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई पड़ता है, जो ये दिखाता है कि यहाँ के लोग धार्मिक और क्या थे, प्राकृतिकवादी थे। हड़प्पा से हमें एक कब्रिस्तान भी मिला है जिसका नाम है R37। यहां देखा जाता है क्या कि हड़प्पा में यहाँ पे क्या देखा जाता है, जो यहाँ पे जो कब्रिस्तान है, ठीक है, यहां देखा जाता है कि 100 के साथ बर्तन, मन के और जो उनके साथ प्रतीक के रूप में वस्तुएं रखी हुई दफनाई जाती थी साथ में। मतलब इससे हमें ये पता चलता है, कुछ पहले पढ़े भी थे, यहाँ के लोग परलोक में विश्वास करते थे, मरने के बाद भी इन वस्तुओं को उनको लगता था कि इनकी जरूरत उनको पड़ेगी। यहां से हमें युगल समाधि भी मिलेगी, कहां से, हड़प्पा से। यहां हड़प्पा में युगल समाधि, साथ में दफनाए गए 2 लोग, साथ में दफनाए गए 2 लोग, ठीक है, जो ये बताता है कि यहाँ की समाज कैसे थी और यहाँ के लोग पारिवारिक झलक दिखाती है, क्या लोग पारिवारिक झलक में कैसे थे। और यहां से हमें मातृ देवी की तो मूर्ति मिली है, पहले भी पढ़ चुके हैं, युगल समाधि के बारे में हम पढ़े हैं अभी, और प्रोटोशिव की मूर्ति भी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ये था हड़प्पा, ठीक। अब हम बात करते हैं अगला स्थल के बारे में। तो अगला स्थल है कौन सा, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो अगला स्थल है मोहनजोदाड़ो। तो जब हम मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं तो ये भी हमारे कहां पे, पाकिस्तान में, ये भी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के कौन सा, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और नदी कौन है, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे कौन सा, मोहनजोदाड़ो। अब देखते हैं मोहनजोदाड़ो मैप में, ये है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ये है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। और ये नदी कौन सी है, देखिए नदी, सिंधु नदी। नदी कौन है, ये सिंधु नदी। इसी नदी के किनारे है कौन, मोहनजोदाड़ो। और ये कहां पे, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। जो इसको खोजने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। और इन्होंने इसको कब खोजा था, 1922 में, आर.डी. बनर्जी 1922 में। और जो इसकी खुदाई की थी विस्तृत रूप से, उन 2 व्यक्तियों ने इसकी खुदाई की थी, सर जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर। 2 व्यक्ति, मार्टिन व्हीलर और सर जॉन मार्शल, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे इसके बारे में, ठीक। पहले मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मतलब माउंड ऑफ डेथ, माउंड ऑफ डेथ, मृतकों का टीला। अब हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है। तो एक हमको प्राप्त हुई यहाँ महान स्नानागार, महान स्नानागार, ठीक है। जो एक महान स्नानागार है, ये कैसा है, आयताकार है, कैसा, ये आयताकार है, ये एक आयताकार है। और कैसा है, टैंक के संरचना के अनुसार से है, ठीक। यही समय सबसे बड़ा, इसी से टैंक, इसी से स्नानागार से हमें उन्नत जल निकासी प्रणाली की प्राप्ति होती है। और ये जो स्नानागार है क्यों यूज किया जाता था, धार्मिक या सामुदायिक स्नान के लिए, धार्मिक या सामुदायिक स्नान के लिए। और इसके किनारे पर कमरे बनाए होते थे, इसके किनारे पर कमरे बनाए होते थे। और इन्हीं कमरे में चेंजिंग रूम होती थी, चेंजिंग रूम, ठीक। और एक यहां होती है सभागृह, सभागृह। ये सभागृह जो है, ये सामाजिक बैठक के लिए है। हम एक लेक्चर है, जैसे लेक्चर पहले हम स्नानागार, मतलब हम पहले बात कर रहे हैं, तो पहले हम बात करें किसका, मतलब हम बात करें स्थापत्य की,
स्थापत्य की और नगर की पहले बात करें तो इसमें हम देखते हैं सभागिरी के बारे में। ये कैसा था? प्रशासनिक और सामाजिक बैठकों का स्थान था। प्रशासन कैसे चलता था और सामाजिक मतलब प्रशासन कैसे चलेगा और सामाजिक लोगों की बातों को सुनने के लिए समाज की, तो ये एक स्थान बनाया गया जिसका नाम था सभागृह। यहां देखा गया कि यहाँ पिलर वाली इमारत मिली, यहां से पिलर वाली इमारत मिली। कहां से? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूर्तिकला के बारे में। तो हम एक देखते हैं डांसिंग गर्ल या नृत्य करती हुई लड़की। ठीक, जो किसकी बनी हुई है? कांस की बनी हुई है। कांस की बनी हुई है जिसकी ऊंचाई है 10.8 सेंटीमीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10.8 सेंटीमीटर। इस मूर्ति में विशेषता ये है, इस मूर्ति की विशेषता की हम बात करें तो देखा जाता है कि इसकी एक हाथ कमर पे है तो दूसरा हाथ नीचे की तरफ लटका हुआ है, और इसका जो बाल की आकृति है वो पीछे जुड़े में बंधी हुई है, जुड़े के आकार में बंधी हुई है। कलाइयों में ढेर सारी चूड़ियां हैं। ये इस समय दिखाता है यहाँ की टेक्निक के बारे में, यहाँ की मतलब इसी के बारे में, मतलब यहाँ की कला के बारे में, कि धातु की बनी हुई मूर्ति थी और इतनी जिसमें जुड़ी थी, एक हाथ कमर पे दूसरा हाथ लटका हुआ, कलाइयों में ढेर सारी चूड़ियां। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं पुरोहित या राजा की मूर्ति। ये नहीं पता चल पाई कि राजा की मूर्ति थी क्योंकि पुरोहित की मूर्ति थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी राजा का अभी तक हमें साक्ष्य नहीं मिला है। जो ये मूर्ति है ये स्टेटाइट का बना हुआ है। स्टेटाइट का बना हुआ है। किस चीज का? स्टेटाइट, STA सॉरी किस चीज का? STEATITE स्टेटाइट का बना हुआ है। ये जो मूर्ति था राजा पुरोहित का वो स्टेटाइट की बनी हुई। सिर पे एक पगड़ी था इसके, इनके जो मूर्ति मिली इसके सिर पे एक पगड़ी था और वस्त्र पर त्रिफल डिजाइन था। त्रिफल मतलब एक जैसे एक व्यक्ति हो और इस पे त्रिफल, इस टाइप का एक डिजाइन था। अगर मानी कि हम व्यक्ति हैं तो इस पे त्रिफल टाइप का एक डिजाइन था। ठीक, और देखा जाता है कि जो पुरोहित राजा की मूर्ति थी वो गंभीर भाव चेहरा, जिसे कोई धार्मिक हो व्यक्ति हो या कोई नेतृत्व करता हुआ व्यक्ति हो, वो ऐसे एकदम मतलब एकदम कैसे गंभीर चेहरा वाले व्यक्ति का ये मूर्ति है। हमने पहले भी पढ़ा है कि पशुपति महादेव की मूर्ति जो यहीं से प्राप्त हुई। कहां से? मोहनजोदाड़ो से। ठीक, चारों ओर पशुओं की आकृति है। ठीक है, तो हमने मोहनजोदाड़ो को पढ़ लिया। ठीक, तो हम आपको आगे चल के आधा घंटा के एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर देंगे। आज इतना ही रहेगा, इसके लिए आप लोग के लिए थैंक यू।